ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सबसे फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन होती है वो एसिड बेस रिएक्शन होती है ना। तो हम लोग एक तरफ से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं वो किस तरह के कंपाउंड देते हैं। मतलब आपको अगर कोई रिएक्शन लिख के दे दी जाए तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि वो किस टाइप की रिएक्शन दे सकता है। तो एसिड बेस रिएक्शन की सबसे मेन जो आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, वो एसिडिक हाइड्रोजन्स होते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं केवल और केवल वही एसिड बेस रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा भी हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव एसिडिक हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे आप फिल कर लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन कैन गिव एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, हाँ बोलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लुईस एसिड लुईस बेस सभी होते नहीं ना। ज्यादातर आपको ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जो ब्रॉन्सन वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड हो, है ना। तो ये फिर सभी के लिए वैलिड नहीं होगा ये स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऐसी बात लिखनी है जो सभी के लिए वैलिड हो जाए, है ना। ये लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो वो एसिड बेस रिएक्शन दे देते हैं। ठीक है, अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक नेचर शो कर रहा है या किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो उसमें देखो सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो एसिड बेस रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल, है ना। जितने भी बोला जाता है देखो सोडियम, यहाँ पे केवल सोडियम लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल सोडियम ही एसिड बेस रिएक्शन देते हैं। एल्कली मेटल सभी एसिड बेस रिएक्शन दे देते हैं, है ना। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, रोडियम, ऑल एल्कली मेटल आर एक्टिव मेटल, है ना। पीरियोडिक टेबल में सबसे किधर बैठे हुए हैं, लेफ्ट साइड बैठे हुए हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उनको एक्टिव मेटल बोला जाता है। और जैसे यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम को लिखा हुआ है आपके सिलेबस में जाता है, इन्हीं की रिएक्शन अगर दी जाएगी तो इन्हीं की दी जाएगी। वैसे सभी एल्किल मेटल एक्टिव मेटल होते हैं। तो सोडियम या पोटेशियम की रिएक्शन किसी ऐसे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कराई जा रही हो जिसमें इनसे डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, तो इनको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। इसमें किन किन के साथ कनेक्ट है, तो एक तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, इसमें एल्काइन, एल्काइन के हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन भी एसिडिक होते हैं, नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक, सल्फर एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक। X यहाँ पे हैलोजन के लिए लिखा हुआ है, X में भी क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो X यहाँ पे हैलोजन है। तो हैलोजन से भी डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और एक इसमें स्पेसिफिक कैटेगरी होती है क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक जानते हैं क्या होता है? एरोमेटिक रिंग जिसपे चार्ज हो, बिल्कुल सही बात है, चार्ज एरोमेटिक रिंग को क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं। और ये एग्जांपल आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा कि एक क्वासी रिंग आपने पढ़ी होगी, जैसे 5 मेंबर रिंग पे 2 डबल बॉन्ड और 1 नेगेटिव चार्ज, तो ये जो एनायन होता है ये क्वासी एरोमेटिक होता है ना, क्योंकि इसमें रिंग में टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करने लगते हैं, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, और हकल रूल फॉलो कर लेता, बाकी प्लेनर भी है ना, बाकी भी sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये एरोमेटिक होता है। ऐसा एक ट्रोपोलियम कटायन आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला, तो ये भी क्वासी आयन होता है ना, क्योंकि ये भी एक एरोमेटिक आयन होता है। तो ऐसा कोई एरोमेटिक कंपाउंड जो आयनिक फॉर्म में एरोमेटिक है ना, आयनिक फॉर्म में जो एरोमेटिक होते हैं उनको क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं। तो ऐसा कोई एरोमेटिक कंपाउंड जिसका H निकलने के बाद वो एरोमेटिसिटी गेन कर रहा हो, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब उसके हाइड्रोजन भी बहुत एसिडिक होते हैं। ठीक है, जैसे यही वाला आप एग्जांपल ले लो, साइक्लोपेंटाडाइनिल, ये वाला,
इसके ये वाले हाइड्रोजन, इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन ना, इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये बहुत एसिडिक होते हैं। रीजन क्या है कि कोई भी एक H निकल जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, H प्लस करके निकलेगा ना, तो नेगेटिव चार्ज, और वो आयन क्या बन जाएगा, क्वासी एरोमेटिक बन जाएगा, है ना? ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ऊपर वाला, उसके हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है, ये वाले हाइड्रोजन सर जो दोनों डबल बॉन्ड के मिड पोजीशन पे। हाँ बोलो बेटा। सर आपने ट्रोपेलियम में प्लस चार्ज बनाया था। हाँ, ट्रोपोलियम में पॉजिटिव आता है तब एरोमेटिसिटी आती है ना? तो ये यहाँ पे ध्यान रखिए। तो इसमें जो सबसे फेमस एग्जांपल है क्वासी एरोमेटिक में, वो यही वाला है, क्योंकि H निकलने के बाद तो निगेटिव चार्ज ही आएगा, है? H निकलने के बाद तो निगेटिव चार्ज ही आएगा। तो निगेटिवली चार्ज आयन में जो एरोमेटिक होता है वही, वो आपको यही मिलेगा केवल, है ना? तो ये हाइड्रोजन भी एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ओके, एसिडिक साइड होगी वो, उसमें अगर H माइनस करके निकल जाए तब पॉजिटिव आएगा, टोटली मतलब सेवन मेंबर वाले के, ठीक है ना? तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन की बात हो रही थी। ये हाइड्रोजन जो होते हैं ये तो इन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हाइड्रोजन जब भी निकलेंगे बेटा तो ये H प्लस करके निकलेंगे, है ना? और एसिड की डेफिनेशन भी वही है कि जो कंपाउंड अपना H प्लस है वही एसिड होता है। तो इनमें से कोई भी ऐसा कंपाउंड जिनमें एक भी एसिडिक हाइड्रोजन है, आप रिएक्शन सोडियम या पोटेशियम से आप कराएंगे तो सोडियम क्या करता है, एक्टिव मेटल रिप्लेसेस एसिडिक हाइड्रोजन, है ना? ये एक सेंटेंस लिख दीजिएगा। एक्टिव मेटल जो होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम लिथियम, वो किसी कंपाउंड में अगर एसिडिक हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो वो जैसे सोडियम के साथ कराएंगे तो वो एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और वो हाइड्रोजन जो निकलेगा वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलेगा, तो एक H निकलेगा। अकेला H तो एटॉमिक स्टेट में स्टेबल होता नहीं है, तो यहाँ प्रोडक्ट साइड क्या बनेगा, हाफ मोल हाइड्रोजन बनेगी, और वो सोडियम या पोटेशियम एक सॉल्ट बना देगा बचे हुए एनायन के साथ, ठीक है? मतलब इस तरह की रिएक्शन होगी, इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत से ऐसे कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जैसे COOH, COOH में H क्या होता है, एसिडिक होता है ना? अल्कोहल, मेथनॉल, इथेनॉल, कोई भी अल्कोहल आपको लिख कर दे दिया है, अल्कोहल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें इन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन आपको मिलेगा, और अगर रिएक्शन सोडियम पोटेशियम या किसी भी एल्कली मेटल के साथ कराई जा रही हो तो बस आप क्या करना कि एल्कली मेटल से उस एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ बनेगी। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि अगर वो 1 मोल कंपाउंड आप लेंगे, है ना, अगर उसमें 1 मोल एसिडिक हाइड्रोजन है तो केवल हाफ मोल हाइड्रोजन ही बनेगा, ठीक है? 1 मोल के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन कितनी बनेगी, हाफ मोल, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? एक नहीं, 1 मोल मतलब मोल कॉन्सेंट्रेटर, वो हम लोग को लगेगा कि एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन मोल के टर्म में फिर वो मोल 1 मोल मानेंगे उसको, ठीक है? क्लियर बात आई समझ? ठीक है, तो ये एक रूल मैंने आपको बताया। अब इस पे बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग करेंगे आगे, लेकिन पहले आप रूल समझ लेंगे तो सब रिएक्शन आपकी इजीली हो जाएंगी। फिर सेकंड केस में क्या है, एसिड बेस रिएक्शन विद सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड भी एसिड बेस रिएक्शन बहुत आसानी से दे देता है। सोडियम एल्कली मेटल के हाइड्राइड, एल्कली मेटल हाइड्राइड में से सबसे पॉपुलर यही है NaH, या फिर इसकी जगह आपको यही लिख के दिया जा सकता है पोटेशियम हाइड्राइड या लिथियम हाइड्राइड, जो इसका फंक्शन है वही इनका भी फंक्शन है। तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है और उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्राइड के साथ, तो यहाँ भी बेटा एसिड बेस रिएक्शन होगी। NaH पहले क्या होगा, आयनाइज होगा, Na+H-, और H- यहाँ बेस की तरह बिहेव करेगा, है ना? ये H- कैसे बिहेव करेगा यहाँ पे, बेस की तरह। क्यों? क्योंकि सामने वाले के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, है ना? तो वो बेस इस H+ आयन को रिप्लेस करा देगा, और हाइड्रोजन गैस एक H- एक H+ मिलके हाइड्रोजन गैस, एक यहाँ पे मोल के रिस्पेक्ट में बोले तो इस कंपाउंड के 1 मोल एसिडिक हाइड्रोजन अगर होंगे तो इसमें पूरी 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनेगा, पूरा NaH बेस, क्योंकि
क्योंकि इसमें देखो Na प्लस आयन नाइट्रस एसिड नॉर बेस है, तो अगर कि कोई सॉल्ट है उसका कटायन ना तो एसिड है ना बेस है, तो जो नेचर एनायन का होगा वही पूरे सॉल्ट का मतलब है। तो अगर आप पूरे सॉल्ट का नेचर बेस बोलेंगे तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये तो स्पेक्टेटर आयन है, मतलब ना तो एसिड है ना तो बेस है, तो जो एनायन का नेचर है वही पूरे सॉल्ट का नेचर है। ऊपर वाले में Na है तो वो भी बेस की तरह काम करता है। हाँ, यहाँ पे जो सिचुएशन है ये ऑक्सीडेशन नंबर से आप समझ सकते हो कि यहाँ सोडियम बैठा है जिसमें 0 है ना, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर ध्यान दो तो सोडियम 0 से +1 में चला गया तो सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे Na+ में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाली रिएक्शन में ठीक है बेस की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन नीचे केवल अगर आयन के फॉर्म में पूछा जाए तो H- ही बेस है, Na+ तो स्पेक्टेटर आया है। तो ये बात समझ में आई। तो दो रीजन अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि देखो अभी जब आगे बढ़ोगे तो आपको यही छोटी छोटी बातें कनेक्ट करनी होंगी, कि जैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, उसकी रिएक्शन NaH के साथ करे तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड के पास लास्ट में COOH एसिडिक है और NaH में H- बेस है, तो फटाक H+ H- H2S निकाल देना, वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना, ठीक है। उसमें कोई याद नहीं करना पड़ेगा आपको, रूल याद होगा तो कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब देखो एक ये नोट है छोटा सा, इसमें क्या बोला गया है, 1 मोल एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है और उसका 1 मोल हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, 1 मोल एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड गिव्स हाइड्रोजन गैस विद सोडियम। अच्छा, वो ये पूछना चाह रहा है कि सोडियम मेटल के साथ कितने मोल हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाफ मोल है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हाफ मोल 1/2। लेकिन वही कंपाउंड अगर एक NaH के साथ रिएक्ट करेगा तो एग्जैक्टली पूरा पूरा 1 मोल हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास 1 मोल एसिडिक हाइड्रोजन है और वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल से, तो एग्जैक्टली हाफ मोल हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। लेकिन अगर वही 1 मोल एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा तो पूरा पूरा 1 मोल हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। तो ये अभी मेरे पास दो रीजन पढ़े, एक तो एल्कली मेटल में सोडियम जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, सोडियम पोटेशियम लिथियम, और या फिर इनके हाइड्राइड, ये किसी भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा आपको फंक्शनल ग्रुप ही मिलेंगे, तो ऐसा कोई भी फंक्शनल जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो और इन इन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो वो उसकी पहचान होती है। तो अगर है तो फिर वो तुरंत एसिड बेस रिएक्शन दे देगा। और एक बात, अभी काइनेटिक्स आप लोगों ने पढ़ी नहीं है इसलिए ये बात मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, कि जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, उनमें सबसे फास्ट रेट एसिड बेस रिएक्शन का होता है। मतलब ये पहली रिएक्शन, पहले टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे हैं है ना, इसका रेट सबसे ज्यादा होता है। आगे हम लोग और पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे, SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उनकी कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रेट जो होता है एसिड बेस रिएक्शन का होता है। जब केमिकल काइनेटिक्स आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा टाइप ऑफ रिएक्शन रेट के बेसिस में, तो वहां बताया है। और नेचर में जितनी भी रिएक्शन उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, वेरी फास्ट रिएक्शन, स्लो या मॉडरेट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो एसिड बेस रिएक्शन है वो फास्ट या वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इनका जो टाइम ऑफ कंप्लीशन होता है 10⁻³ सेकेंड, मतलब 1 मिलीसेकेंड। 1 मिलीसेकेंड से कम समय पर जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं जिसमें, वो सब फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। और ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि इनकी डिटेल काइनेटिक्स हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। वहां पे ये भी बात करेंगे कि फास्ट रिएक्शन के डिटेल काइनेटिक्स, हम लोग इनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर नहीं बता पाएंगे। पूछेगा
किनेटिक्स हम लोग नहीं, इनकी मैकेनिज्म नहीं, एसिड बेस है और ऐसे देखते देखते एसिड बेस हो गया आंखों में। मतलब हम लोग सीधे कटायन एनायन जोड़ के सीधे प्रोडक्ट बना दिया करेंगे उसमें, क्योंकि इनकी कोई मैकेनिज्म ही नहीं डिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। और स्लो रिएक्शन जो होती है वो 1 मिलीसेकंड से ज्यादा समय में होती है, ठीक है। लेकिन कुछ सर्टेन टाइम में होती है, लगभग बोला जाता है कि 30 मिनट से पहले कंप्लीट हो जाए, है ना। ये नहीं कि 4 घंटे में हो रही है तो इतनी वो स्लो नहीं, वो भी वेरी स्लो हो जाएगी। तो आधे घंटे के अंदर हो जाए और 1 मिलीसेकंड से ज्यादा टाइम वो सब स्लो होती है। तो इनमें सब आ जाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना, ईएसआर रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो सब आगे वाली जितनी पढ़ने वो सब वही वाली पढ़नी, उनकी डिटेल मैकेनिज्म होती है। उनमें हर रिएक्शन का रेट ला होता है, ऑर्डर सब डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन इन एसिड बेस रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म, ठीक है, इसमें बस आयन आयन खेलना होता है। चलो अच्छा, अब कुछ एग्जांपल हम लोग को क्या करना है, रिएक्टेंट्स लिखे हुए आपको प्रोडक्ट करना, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल, इसमें आपको अल्कोहल में O के साथ देखो लास्ट में एक हाइड्रोजन छुपा बैठा है और हमें इसको पहचान लेना है कि ये ऑक्सीजन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन है, ये कैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। और रिएक्शन कराई जा रही सोडियम के साथ, तो इसमें रूल नंबर 1 लग जाएगा, है ना। सोडियम एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगा इस एसिडिक हाइड्रोजन को और ये अपना सॉल्ट बना लेगा। अगर आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए क्या बनेगा, तो ये एल्कोक्साइड्स बन जाएंगे ऑक्सीजन के साथ सोडियम। अच्छा एक बात और इसमें थोड़ी बेसिक बात है कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है अल्कोहल, लेकिन जो सॉल्ट बन रहा है इसमें कभी आप ये गलती मत कर दीजिएगा कि आप भावनाओं में बह जाए और आप यहाँ पे सोडियम और Na के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो, ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। क्यों? इलेक्ट्रोवैलेंट ये बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड है, एल्किल मेटल बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज्यादा, तो ये आयनिक कैरेक्टर इनमें डोमिनेंट हो जाएगा। तो कभी ऑक्सीजन और एल्किल मेटल में सिंगल बॉन्ड मत बनाइएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं इसलिए वो आयनिक बॉन्ड बनता है और आयनिक बॉन्ड को दिखाने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे तो कुछ कर्व लाइन होती है लेकिन प्रोडक्ट में कोई दिखाते हैं प्लस प्लस माइनस करके दिखाते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन भी तो निकलेगी, है ना, तो प्लस हाफ मोल हाइड्रोजन कर दीजिए। आप उसी के आगे लिख दीजिए, यहाँ जगह का मैं तो नहीं, मैं नीचे लिखना आप सामने सामने लिखिए, ठीक है। तो ये आपका सोडियम प्रोपॉक्साइड 3 कार्बन है ना, ये सोडियम प्रोपॉक्साइड और हाफ मोल ऑक्सीजन, ठीक है ना, क्लियर। किसी का नाम नहीं पता हो तो नाम पूछ लीजिएगा। मेन प्रोडक्ट का नाम आप लोग शुरुआत से आदत डाल लीजिए कि लिखना लिख लीजिए, जिससे आज की आईपीएस की थोड़ी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। बार बार जैसे मेन प्रोडक्ट का नाम जरूर लिख लो, सोडियम प्रोपॉक्साइड, इसको इन जनरल एल्कोक्साइड बोलते हैं, RONA को सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं। तो इसमें 3 कार्बन का है तो प्रोपॉक्साइड बोल दिया, 2 कार्बन का एल्कोक्साइड, ठीक, इतना तो पता ही था। अब इसमें ये वाला चलो करते हैं। इस सेकंड में एसिडिक एसिड की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। एसिडिक एसिड में भी देखो लास्ट में COOH जो है उसका ये वाला हाइड्रोजन सभी को दिखना चाहिए कि एसिडिक है ना। ये मन की आपको तो देखना है आपको कि ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है। बस ये सब पहचानना आपको सीखना है। और रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, NaH के साथ, तो यहाँ रूल नंबर 2 लग जाएगा, है ना। यहाँ H माइनस बेस की तरह बिहेव करेगा और वो इसी एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बना देगा। बाकी जो O माइनस होगा वो सॉल्ट बना देगा, CH3CH2 COO माइनस Na प्लस सोडियम प्रोपॉक्साइड, इसको बोलना पड़ेगा, इसका क्या नाम होगा, प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट, बहुत बढ़िया, प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट, ठीक है। तो सोडियम प्रोपेनोन प्लस 1 मोल हाइड्रोजन,
फिर अगली रिएक्शन है फिनॉल की। फिनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ कराया जा रहा है, तो फिनॉल के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है ना। देखो फिनॉल का ये जो हाइड्रोजन होता है, जो ऑक्सीजन से अटैच होता है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और यहाँ भी सोडियम एक्टिव मेटल है, तो ये आपका आएगा गाना गाते हुए, इस पे अटैक करेगा और इसी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक, इसको फिनॉक्साइड। यस यस, बेस हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। बेस को पसंद होता है एसिडिक हाइड्रोजन, है ना। तो बेबी को बेस पसंद है, बेस के दिल से पूछो ना, बेस को क्या पसंद है, तो बेस को पसंद होता है एसिडिक। हाँ क्या करो, क्लियर। तो बेस अगर सामने वाले कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस हमेशा एसिड बेस रिएक्शन देगा, क्योंकि इतना फास्ट रेट होता है कि वो सबसे पहले वो H+ को कैप्चर करके उसी को निकालेगा, ठीक है। तो ये इसमें इसका नाम क्या लिखते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। बहुत बढ़िया, फिनॉल का ये सॉल्ट, तो इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर में ये जो कंपाउंड है, इसके यहाँ जो हाइड्रोजन लगे होंगे बहुत ज्यादा एसिडिक होंगे, है ना। इसको पहचान पा रहे हो, ये वही क्वासी एरोमेटिक आयन बना देगा। इसमें यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे वो बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर के होंगे, है ना। और बेस को पसंद है एसिडिक हाइड्रोजन, तो H- यहाँ बेस की तरह बिहेव करेगा और वो इन दोनों में किसी एक हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक है। कभी एक बार में दो एसिडिक हाइड्रोजन कभी नहीं निकलते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो तीन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो 1 बाय 1 निकलेंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में से आप कहोगे सर दोनों निकालने, तो दोनों इसलिए निकलेगा क्योंकि जैसे ही यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, जैसे एक निकलेगा निगेटिव चार्ज आएगा, वो निगेटिव चार्ज आने की वजह से वो रिंग एरोमेटिसिटी गेन कर लेगी, तो वो दूसरा H नहीं निकल रहा है, क्योंकि डबल निगेटिव आने के बाद वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और वैसे भी एक सेम एटम पे डबल निगेटिव बहुत अनस्टेबल होता है, वो आप कभी भी ना बन, सेम एटम पे डबल निगेटिव कभी मत बनाइए। कार्बन पे डबल निगेटिव चार्ज कभी मत शो करिएगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक ही हाइड्रोजन निकलेगा और उसके बाद ये आपका बन जाएगा एक एरोमेटिक एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे दिखा दिए। और Na+, इसी के पड़ोस में जस्ट बगल में Na+ लिख दिया, तो वो सोडियम आयन के साथ एक सॉल्ट बना लेगा, लेकिन उसका जो एनायन है वो क्वासी एरोमेटिक आयन है, एरोमेटिक है। और गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन। बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर, क्लियर है। एक ये करते हैं क्वेश्चन काफी, उसमें IUPAC नेम लिखना होगा। इस एनायन का IUPAC नेम कैसे लिखोगे, देखो इस पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसे करना पड़ेगा। तो क्या होगा, साइक्लो पेंटा, पेंटा में ए क्यों लगाया, क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो रूट वर्ड में स्मॉल a ऐड कर देते हैं, ठीक है, रूल होता है। अब इसमें एक डबल बॉन्ड 1 पे तो दूसरा 3 पे 1 का मतलब 3 डाई ई, लेकिन ये तो तब होता जब इस पे सोडियम ना होगा। ये इसका है ना, ये तो इसका है, लेकिन एक H हटते ही वो एल्किल ग्रुप की तरह रिएक्ट करने लगेगा, तो E हटा के YL लगा देंगे, समझा है ना। तो इस और आगे लिख देंगे सोडियम, तो सोडियम साइक्लोपेंटा 1 करके डाई इनिल करके, ठीक है, क्योंकि वो एल्किल ग्रुप है, तो उसमें YL लगा देंगे। तो ये हो गया ना। अब देखो ये एक कंपाउंड है, एक आपको आजकल देखो एनडीए इसी तरह के क्वेश्चन दे रहा है, डरावने टाइप के स्ट्रक्चर बना बना के दे रहा है। ऐसे कंपाउंड हो सकता है आप पहले कभी देखे ही ना हो, ऐसे बना बना के, तो जैसे ये दिया हुआ है, इस कंपाउंड को वो 1 मोल ले रहा है और सोडियम मेटल के साथ करा रहा है, लेकिन सोडियम मेटल एक्सेस में ले रहा है।
और कह रहा है कोई सॉल्ट बन रहा है प्लस x मोल हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, पूछ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x ही पूछ रहा है आपसे, है ना, इंटीजर टाइप में ऐसे रहे, 4 ऑप्शन बना देगा आपको। तो कैसे करो, ट्राई करो, बताओ क्या होना चाहिए। x कितने बता रहे हो सर, 4 कर लो, ट्राई कर लो सभी लोग, है ना। 2 4 की 2 ये दिख रहा है सर 2 ही है। 2 ही है। तो सबसे पहले हम लोग को ये काउंट करना है कि ये जो भी डरावना सा कंपाउंड दिया इसके 1 मोल में कितने मोल एसिडिक हाइड्रोजन है, बस ये काउंट कर लो इसके 1 मोल में। तो देखो एसिटिलीन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक, एक तो आपने ये काउंट कर लिया होगा। SO3H का भी ये वाला हाइड्रोजन जो है लास्ट में ये ऑक्सीजन से अटैच होगा और ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है। एल्कीन के हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते हैं, तो इनको मत काउंट, इनमें कोई भी मत काउंट कर देना। अल्कोहल का होता है, अल्कोहल O के साथ अटैच होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन, इसको काउंट कर दीजिए। मेथिल के हाइड्रोजन होंगे कि नहीं होंगे, नहीं, तो सिंगली बॉन्डेड, जब डबली बॉन्डेड के लिए तो सिंगली बॉन्डेड के लास्ट में। और SH में सल्फर के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएंगे, और मेथॉक्सी में वो मेथिल वाले तो हो, ठीक है। तो इसमें इसके 1 मोल में 4 एसिडिक हाइड्रोजन आएगा, टोटल आप काउंट करिए तो इट कंटेन्स 4, इसके 1 मोल में 4 मोल एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसके 1 मोल में 4 मोल एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि अगर 1 मोल एसिडिक हाइड्रोजन है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में और उसकी रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो हाफ मोल क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस, है ना। 1 मोल एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वो सोडियम से करके हाफ मोल होता है। यहाँ तो 4 मोल है, तो 4 मोल एसिडिक हाइड्रोजन है और सोडियम तो एक्सेस में ले रहा है, तो इसमें जस्ट आधे बन पाएंगे, 4/2। लेकिन उस एग्जांपल में आपने बताया था कि एक बार में एक ही एसिडिक हाइड्रोजन ले सकते हैं। नहीं, यहाँ पे एक्सेस में है ना, तो सर ज्यादा रिएक्ट 1/, सारे निकाल लेगा, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसको सबसे पहले निकालेगा, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे, मतलब एक एक करके वो एक्सेस में लिया हुआ है तो वो चारों को ही निकाल देगा, ठीक है। ठीक है, और एटम भी अलग अलग है। अगर वो तो मैंने मना किया था, सेम कार्बन पे अगर 2 एसिडिक हाइड्रोजन तो दोनों को मत निकालना, एक को निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर हो गया सभी को, x की वैल्यू 2 हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बेसिक वे में आपसे पूछ लिए जाएंगे इंटीजर टाइप क्वेश्चन में। तो मैं कहा किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर कर लीजिए, है ना। एसिडिक हाइड्रोजन पहचानना आ गया, चलो फिर इतना आ गया तो फिर समझ लो, है ना। क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन आपकी पूरी ऑर्गेनिक में पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे, अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ोगे वहां भी एसिडिक हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन पढ़ोगे उनमें भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो फिनॉल की रिएक्शन पढ़ोगे उनमें भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो इन ये इसकी रिएक्शन हर जगह मिलेगी, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलता है। इसके बाद तीसरा केस में बताने जा रहा हूँ, एसिड बेस रिएक्शन में तीसरा केस, एसिड बेस रिएक्शन ऑफ सोडामाइड। सोडामाइड भी एक ऐसा रिएजेंट है जो एसिड बेस रिएक्शन दे देता है। सोडामाइड का फॉर्मूला होता है NaNH2, ठीक है। सोडामाइड भी एसिड बेस रिएक्शन देता है क्योंकि इसमें जो एमाइड आयन होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, है ना। एमाइड आयन क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। एमाइड आयन आर स्ट्रॉन्ग बेस, एमाइड आयन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। तो क्या ये कैसे देगा रिएक्शन, तो देखो मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिख दिया कि अगर कोई एसिड है, एसिड को जनरल फॉर्म में HA से रिप्रेजेंट कर दिया है और उस वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडामाइड के साथ।
तो सिंपल सी बात है भाई, एसिड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, है ना, और एमाइड आयन बहुत अच्छे बेस होते हैं, तो बेस को पसंद होगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो सीधे अटैक मारेगा वो, ज्यादा सोचेगा नहीं और H+ को लेके भाग जाएगा। तो ये एमाइड आयन इस H+ को लेके भागेगा, NH2 माइनस और H+ मिलके कौन सी गैस बन जाएगी, अमोनिया गैस, है ना। तो बाई प्रोडक्ट में अमोनिया गैस बनेगी, और वो जो सॉल्ट है, एक सोडियम का सॉल्ट है, जो भी इसका एनायन है वो सॉल्ट बना देगा सोडियम के साथ, ठीक है, बोलो भाई। लेकिन एक इसमें ये भी पॉइंट ध्यान रखना, जो हम लोग GOC2 में पढ़ते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन में सभी एसिड बेस रिएक्शन थर्मोडायनामिकली फिजिबल नहीं होती है ना। और थर्मोडायनामिक्स का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कुछ एसिड बेस रिएक्शन ऐसी होती है जिनका डेल्टा G पॉजिटिव होता है, तो उसमें आपको ऑन पेपर ऐसा लगेगा कि एसिड बेस रिएक्ट करके बन जाना चाहिए रिएक्शन, लेकिन वो प्रैक्टिकली क्या होती है, फिजिबल नहीं होती है। तो ये कैसे पहचानते हैं, रिएक्टेंट साइड एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, वो वाली एसिड बेस रिएक्शन क्या हो जाती है, फिजिबल। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक एसिड में जा रहा है तो वो फिजिबल हो जाएगी, लेकिन उल्टा सीन देखने लगे कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो रहा है तो एसिड बेस रिएक्शन फिजिबली नहीं होती है, अकर ही नहीं होती, उन रिएक्शन का डेल्टा G पॉजिटिव होता है। और थर्मोडायनामिक्स बोलती है जिन रिएक्शन का डेल्टा G पॉजिटिव होता है, आप उल्टा खड़े हो जाइए, आप टेम्परेचर बढ़ा डालिए, कितना भी बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ाना बढ़ा दो, कैटलिस्ट दुनिया भर के डाल दो, नहीं होगी रिएक्शन, तो नहीं होगी। आप समझा नहीं। तो यहाँ पे वही सीन है कि यहाँ पे एक बात ये भी लिख लीजिएगा कि केवल वही एसिड सोडामाइड के साथ रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन देंगे जिनका एसिडिक कैरेक्टर अमोनिया से क्या हो, ज्यादा हो, जो अमोनिया से ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड जो स्पीसीज है वो एसिडिक अमोनिया है और रिएक्टेंट साइड H है। तो ये कंडीशन यहाँ आप लोगों को लिखी हुई है, दोज एसिड व्हिच आर मोर एसिडिक, यहाँ लिख लीजिए more acidic, those acid which are more acidic than ammonia, ऐसे एसिड जो अमोनिया के रिस्पेक्ट में ज्यादा एसिडिक होते हैं वही सोडामाइड से रिएक्ट करके क्या दिया करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन दिया करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो रिएक्शन में ये रिएक्शन है, एक अल्कोहल दे दिया आपको, प्रोपेनॉल दे दिया और सोडामाइड से बोल रहा है रिएक्शन बनाने को, तो इसमें हम लोग सीधे सीधे यही करेंगे कि भाई देखो अल्कोहल का हाइड्रोजन एसिडिक है और एमाइड आयन बहुत अच्छे बेस है, तो ये बेस अटैक करेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन को, कैप्चर करेगा और निकल जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा प्रोडक्ट इसमें बताओ, ऑक्साइड, हाँ सोडियम प्रोटॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन रिएक्शन करते समय ये भी चेक कर लेना, क्योंकि देखो आप लोग ऑब्जेक्टिव पेपर की मेन तैयारी कर लो, ऑब्जेक्टिव पेपर में कई बार धोखे वाली रिएक्शन भी ऑप्शन में डाल दी जाती है, पता चला कि ये रिएक्शन हो ही ना रही हो और जानबूझ के ऑप्शन में डाल दी वो कई बार पूछेगा कि बताओ इनमें से किस रिएक्शन में अमोनिया गैस बनेगी किसमें नहीं बनेगी, तो उसमें पहले ही आप समझ जाना, अच्छा इसमें यही चेक करना है, उसमें वो आपसे रिएक्शन नहीं पूछ रहा है, वो आपसे फिजिबिलिटी चेक करवाएगा उसमें। तो जैसे मान लो इसी रिएक्शन पूछेगी अमोनिया बनेगी या नहीं बनेगी, तो हम लोग क्या देखेंगे कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है कि अमोनिया, अल्कोहल है ना, वही वाला गाना है आपको लोग सलमान वाला, तो उसमें कॉफी एसिडिक एसिड, फिर कॉफी बनाई थी, कार्बोनिक एसिड, फिनॉल, फिर जल वाटर, जल में अल्कोहल मिलाया था, फिर बिलीन मतलब एसिटिलीन, और एसिटिलीन के बाद अमोनिया, बाद में क्योंकि वो तो बेसिक रेंज में चली जाती है ना अमोनिया, तो अमोनिया अल्कोहल तो अमोनिया से ठीक ठाक एसिडिक होते हैं, तो ये रिएक्शन अगर हो जाएगी इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है, मतलब फिजिबल होगी। अब ये वाली बताओ, इसमें एल्काइन दे दिया हमें, मतलब वही है कि हमें तो एसिडिक हाइड्रोजन देखना है भैया, एसिडिक हाइड्रोजन बैठा हुआ है और यहाँ पे एमाइड आयन बहुत अच्छा क्या है, बेस है, तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा। तो पहले तो रिएक्शन पहले
पहले ये मत सोचो कि होगी कि नहीं होगी, पहले तो आप चुपचाप प्रोडक्ट बना लो, जब बना लो फिर एक सेकंड सोच लेना कि ऐसा तो नहीं है फिजिबल ना हो, फिजिबिलिटी बाद में चेक करो, पहले एक बार देख लेता हूँ मैं, गड़बड़ हो गया, सही हो गया, एच पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, तो इसमें रिएक्शन तो आपने बना ली, तो आप देख लो तो एसिडिलिन से मोर एसिडिक है, सॉरी एसिटिलीन अमोनिया से मोर एसिडिक है ना, तो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है कि अमोनिया ज्यादा एसिडिक हो जाता है ना, तो कहानी बिगड़ जाती है वहां पर, फिर ना, ठीक, क्लियर है ना? तो ये भी देख लेना चाहिए हम लोगों को। तो ये तीन हम लोग रीजेंट अभी पढ़े हैं आज की डेट में, एक एल्कली सोडियम दे देता है एसिडिक एसिड बेस रिएक्शन, एक एल्कली मेटल के हाइड्राइड दे देते हैं एसिड बेस रिएक्शन, और तीसरा सोडामाइड दे देता है एसिड बेस, ठीक है। अब इसका एक बहुत ही स्टैंडर्ड रीजेंट होता है जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छाया रहता है, यहाँ तक कि MS चौहान ऑर्गेनिक की बहुत अच्छी बुक है, उसमें एक उन्होंने एक चैप्टर ही बना दिया ऑर्गेनिक गिगनार्डिज्म के नाम से, चैप्टर ही सेपरेट कर दिया कि इसमें हर एक फंक्शनल ग्रुप में गिगनार्ड की रिएक्शन है। जैसे आप एल्कोहल पढ़ोगे तो एल्कोहल में गिगनार्ड की रिएक्शन है, हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे उसमें गिगनार्ड की रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन जब पढ़ेंगे तो उसमें गिगनार्ड रिएक्शन की खतरनाक रिएक्शन देखने को मिलेगी, एसिड डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे तो वहां गिगनार्ड रिएक्शन, यहाँ तक एमीन में जाओगे वहां गिगनार्ड, मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गिगनार्ड हर फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर लेता है। और ये गिगनार्ड जो रीजन हम लोग बात कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट थे विक्टर गिगनार्ड, उन्होंने ये रीजन प्रिपेयर किया था लैब में, ठीक है। और उस समय का वो पहला ऐसा रीजन था जो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल था, बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, और उस समय ये रीजन इस रीजन से इन्होंने लैब में ऑलमोस्ट सभी तो जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको इन्होंने सिंथेसाइज कर दिया। गिगनार्ड रीजन से ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग लैब स्केल में बना सकते हैं आज के डेट में, सभी ऑलमोस्ट बन जाते हैं, इतना ज्यादा रिएक्टिव, इतना ज्यादा वर्सेटाइल रीजन है, ठीक है। ये हर तरह की रिएक्शन दे देता है, ये एसिड बेस भी दे देता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कर देगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन भी कर देगा, ओनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 से भी बना देगा प्रोडक्ट, तो इस ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल रीजन है, इसलिए इसको हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी है और उसको हम लोग को पढ़ना भी है। गिगनार्ड रीजन का तो ये इसकी एक कैटेगरी होती है, हम लोग पढ़ेंगे अभी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो बोलते हैं गिगनार्ड रीजन एक्चुअली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। गिगनार्ड रीजन किस टाइप को कोई पूछे कि किस टाइप का कंपाउंड है, तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में वो कंपाउंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं, या वो कंपाउंड इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिसमें कार्बन एटम मेटल से क्या होता है, डायरेक्टली लिंक्ड होता है। Grignard is a example of organometallic compound because Grignard region carbon atom is directed with magnesium metal, इसमें मेटल मैग्नीशियम होता है, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये जनरल फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं देखा। Grignard अगर आपने देखा होगा तो ये फॉर्मूला तो आपने देखा होगा, ये इसका जनरल फॉर्मूला था RMgX, ठीक है। गिगनार्ड रीजन का आप ये जनरल फॉर्मूला याद रखिए, RMgX, ठीक है। R यहाँ किसको बुला रहा है, तो R आपका कोई क्या है, एल्काइल, आप R कोई भी एल्काइल, अच्छा गिगनार्ड में एल्काइल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी दुनिया भर का कोई भी एल्काइल आप ले सकते हो, सबसे छोटा एल्काइल वैसे मेथिल होता है, मेथिल ले सकते हो, 2 कार्बन का एथिल ले सकते हो, 3 कार्बन का प्रोपिल ले सकते हैं, यहाँ तक एरोमेटिक लेना तो फेनिल ले लीजिए, विनाइलिक ले लीजिए, एक्सेट्रा है ना, कोई लिमिट नहीं है ना। तो
इसमें आर हर तरह का लिया जा सकता है इस रीजन में, और आर में कार्बन होता है की एटम, और वो कार्बन ही मैग्नीशियम से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। जो सबसे पहला विग्नार्डिजन लैब में बनाया गया था, जो विक्टर विग्नार्ड ने बनाया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, वो था मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो लिख लो फर्स्ट प्रिपेयर्ड विग्नार्डिजन ये था मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, उसका रीजन है क्योंकि इस विग्नार्डिजन से इन्होंने बहुत सारे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड को सिंथेसाइज किया है ना, जिसका मेडिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रोल देखा गया है। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल साइंस में, मतलब मेडिकल साइंस में जो ड्रग्स होते हैं उनकी भी सिंथेसिस विग्नार्ड से हो जाती है। तो है ना, ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स, है ना, ड्रग्स मतलब आप वो वाला है ना, आर्यन खान वाला केस मत सोचो। तो जितने भी मतलब कि मेडिसिन होते हैं सब ड्रग होते हैं। हाँ बोलो ना। सिर्फ फ्लोरीन नहीं ले सकते? हाँ इसमें एक्स जो है, हाँ एक्स में ध्यान रखना कि हैलोजन जो है, हैलोजन फ्लोरीन मत लीजिएगा। तो फ्लोरीन एक्चुअली बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, क्योंकि जब इसका प्रिपरेशन करते हैं तो फ्लोराइड बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है। तो फ्लोराइड छोड़कर आप कोई भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्लोरीन के साथ जो विग्नार्ड बनते हैं वो बनते ही बनते ब्लास्ट कर जाते हैं। मतलब जिस इसमें हम लोग बीकर में या जिसमें बनाते हैं बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं सर। अब लैब में तो छोटे ही फ्लास्क होते हैं, अब ब्लास्ट तो इतना भी नहीं होगा, लैब पूरी चली जाएगी, एटम बम नहीं है वो। आपका बीकर ब्लास्ट करेगा। हाँ बोलो ना सर। CH3MgBr में Mg कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। हाँ इसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि जो मैग्नीशियम है, एक देखो ये बहुत बढ़िया बात पूछी बच्चे ने, कि कार्बन जो होता है, कार्बन एल्कली मेटल के साथ, जैसे सोडियम पोटेशियम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि एल्कली मेटल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो जैसे कार्बन के साथ सोडियम आप कभी जोड़िएगा तो आयनिक कैरेक्टर शो करिएगा, लेकिन मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप पे बिलोंग करता है, अल्कलाइन मेटल। तो मैग्नीशियम थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एल्कली मेटल रिस्पेक्ट में, तो नेगेटिव डिफरेंस इसका 1.7 से कम हो जाता है। इसको देखो, इसको कि जैसे दो एटम है, जैसे आपको कभी लगे कि सर ए ओ बी एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा भी आइडिया है तो आप ये बता सकते हो कैसे। से ज्यादा है तो आयनिक है, और 1.7 से कम है तो कोवैलेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और एल्कली मेटल जितने होते हैं, एल्कली अल्काइल मेटल, इनकी सबकी 1 से कम होती है, किसी की 0.9 होती है, किसी 0.8 होती है। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे, जैसे कार्बन की होती है 2.5 और मैग्नीशियम की लगभग मुझे याद आ रही 0.8 के आस होती है। अब इन दोनों का डिफरेंस जरा देखो कितना आ रहा है। 1.7, लेकिन वो 1.7 से कम ही होती है। मुझे थोड़ा सा इसमें रफ याद है, एग्जैक्ट एक डेसिमल और देखना पड़ेगा। ठीक है, जेडीबी से आप लोग देख लीजिए। लेकिन एल्कली मेटल में जब देखते हैं ना, एल्कली मेटल की सोडियम की मुझे याद है 0.9 होती है। तो सोडियम कार्बन के साथ जब सोडियम बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो उसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। क्या होगा? अच्छा ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो थोड़ा ये ध्यान रखना, मैग्नीशियम लेस इलेक्ट्रो दोनों तरफ हम लोग शुरू हो गया भैया।
आया होगा मेथड ऑफ गिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्डिजन का मेथड प्रिपरेशन, गिग्नार्डिजन हम लोग कैसे बनाते हैं, अब तो हम लोग इस पे पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं, फिर उसकी केमिकल फॉर्मेशन। तो ग्रिग्नार्डिजन का बनाने का एक ही सिंगल मेथड है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिंगल है। गिग्नार्डिजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एल्किल हैलाइड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट। ये कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको एक एल्किल हैलाइड लेना होता है, RX एल्किल हैलाइड को जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने RX, ठीक है। और इसकी रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ, और ईथर एज ए सॉल्वेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो क्यों, अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये कई बार पूछा था कि गिग्नार्ड के प्रिपरेशन में वाटर क्यों नहीं लेते हैं, एक्वस मीडियम में क्यों नहीं बनाते हैं, तो उसका भी आंसर बताएंगे क्यों नहीं बनाते हैं। देखो कैलकुलेशन जो, तो इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे देखो हेलोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहाँ पे पहले से एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट बन रहा होता है, ठीक है। मतलब थोड़ी सी यहाँ पोलरिटी होती है, एल्किल हैलाइड पोलर नेचर के होते हैं ना, तो यहाँ पे R और X के बीच में पोलरिटी होती है, और मैग्नीशियम इस पोलरिटी का फायदा उठाता है और ये इस दोनों बॉन्ड के बीच में ये अटैक कर देता है सनी देओल की तरह, ठीक है ना। और इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बस बनती है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसमें इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसको मैं थोड़ा इधर दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको सीधे चलो पहले रिएक्शन लिख देता हूँ। तो इसमें पहले तो आप प्रोडक्ट बना लो RMgX, ठीक है। वो मैग्नीशियम जो है वो एल्किल और हेलोजन के मिड में आकर इंसर्ट हो जाता है, एक तरह से इंसर्शन हो रहा है यहाँ पे, और ये मैग्नीशियम बाइवैलेंट, एल्काइल अर्थ मेटल बाइवैलेंट होते हैं, तो उनकी दो वैलेंसी होती है ना, वो दोनों के साथ बॉन्ड बना लेगा, इधर एल्किल के साथ उधर मैग्नीशियम के साथ, तो एक तरह का ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये गिग्नार्डिजन है। बाकी इसमें एक इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनती है इस तरह की, जिसमें R और X एक ऐसी सिचुएशन आ रही होती है जिसमें RX वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, और उधर मैग्नीशियम की बाइवैलेंट होने की वजह से वो दोनों के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। तो एक ट्रांजिशन, एक 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बस बनती है, और उसके बनने के बाद ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब ये दोनों रिएक्ट करके पहले ये बनाते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट है, और इसके तुरंत बाद कुछ ही पलों में ये फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। ये लिख लीजिए TS है, TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि आपको कभी रिएक्शन लिखनी है तो आप सीधे क्या करिएगा, मैग्नीशियम को एल्किल और हेलोजन के बीच में इंसर्ट करा दीजिएगा, है ना, और सीधे आप गिग्नार्ड बना दीजिए। क्लियर। अब जैसे देखो ये रिएक्शन जैसा कर डालिए आप, इसमें बताइए पहली वाली रिएक्शन क्या बनेगा। एथाइल मैग्नीशियम, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें मैग्नीशियम कहाँ पे इंसर्ट करेगा, CH2 Br के बीच पे, ठीक है। जहाँ पे पोलर बॉन्ड है मतलब एल्किल और हेलोजन के बीच में आके जुड़ जाएगा, यहाँ बन जाएगा, इसका नाम लिख लीजिए एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। इसको IUPAC, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये एक आपका गिग्नार्डिजन बन गया, ठीक है। सेकंड में से क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ करा रहे हैं THF एक सॉल्वेंट, ये भी ईथर होता है, ये हम लोग का THF एक सॉल्वेंट होता है, ये एरोमेटिक सॉल्वेंट होता है। ये THF जो हम लोग ने वहां पे सॉल्वेंट की लिस्ट नहीं बनाई थी, चाहो तो उसको वहां ऐड कर लेना, ये होता है THF टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड, ये एक साइक्लिक ईथर होता है ना। तो कई बार आपको ईथर की जगह वो THF भी लिखा मिल सकता है, तो समझ लेना वो एक साइक्लिक ईथर है, और ईथर की प्रेजेंस में ही गिग्नार्डिजन बनते हैं। तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा, जो हमने लिस्ट बनाई थी सॉल्वेंट्स की, हाँ उसमें
मतलब वो याद करेंगे तो याद उसमें आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे THF लिखा आ गया तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि पोलर प्रोटीन है, पोलर प्रोटीन है, बस इतना पहचानना आना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं कि वो लिस्ट एग्जैक्टली याद हो आपको, ठीक है। सॉल्वेंट का नेचर पहचानना आना चाहिए। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, इसका पूरा नाम लिखो, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन ये एक साइक्लिक इफेक्ट है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे आपको कोई भी अल्किल हैलाइड दिया सकता है, वो चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, है ना। जैसे ये वाला एलिफेटिक हैलाइड था, ये एरोमेटिक हैलाइड था, है ना। दोनों ही एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक हैलाइड गिगनार्ड बना देते हैं अगर मैग्नीशियम के साथ आप हीट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी हीटिंग भी करनी पड़ती है, थोड़ी सी हीटिंग रिक्वायर्ड होती है, बिना हीट किए नहीं बनेगा। ठीक, क्लियर है, बोलो समझ आ गई बात, है ना। अब आप कौन सा एरोमेटिक नहीं, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, वो फ्यूरेन, ओनली फ्यूरेन जो होता है वो एरोमेटिक होता है। उसमें क्या किया गया कि फ्यूरेन में जो ये दो डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड तोड़ के दो हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए गए, दो हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए गए, इसलिए IUPAC में इसको बोल रहे हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। मतलब फ्यूरेन के स्ट्रक्चर में 4 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं तब ये बना है ना। तो वो फ्यूरेन से डिराइव्ड है ये, इसलिए बोल रहे हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। क्योंकि कॉमन नेमिंग में कई बार कॉमन नेमिंग में जिससे कंपाउंड बनता है, जिससे सिंथेसाइज होता है, उसके रिस्पेक्ट में नेम लिखे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि गिगनार्डिज्म कितनी तरह की रिएक्शन दे देता है, इतना वर्सेटाइल रिएजेंट है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी कितनी तरह की रिएक्शंस देखने को मिलेंगी हम लोगों को। तो गिगनार्डिज्म ओवरऑल अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 4 तरह की रिएक्शन देता है, 4 टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन देता है। पहला एसिड बेस रिएक्शन, जो आज की क्लास में हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन दे देता है, ठीक है। उसमें एसिड बेस कैसे देता है, देखो गिगनार्ड का जो R है, जब भी गिगनार्ड रीजेंट अगर किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करेगा जिसके पास क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये इसका ये वाला बॉन्ड टूटता है, R और Mg वाला। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी गिगनार्ड को हम लोग हीट करते हैं तो इसमें हेटेरोलिटिक फिजन होता है, ये हम GSU 1 में बता चुके हैं, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक, नहीं फिर भी ये बात सुन लो। तो इसमें आप बताओ मुझे कि ये अगर बॉन्ड टूटेगा R और Mg का, तो ये बॉन्ड पेयर लेके कौन भागेगा, R लेके भागेगा कि Mg लेके भागेगा? R लेके भागेगा, क्यों? R मोर हेटेरोनेगेटिव, गुड। तो हेटेरोडिफिजन में यही होता है कि दो एटम जो जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होता है, और हीट करने पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरा पूरा पेयर लेकर सेपरेट हो जाता है। तो R पे कौन सा चार्ज आ जाया करेगा, नेगेटिव चार्ज, और Mg पे पॉजिटिव चार्ज। और ये जो R माइनस है, ये एसिड बेस, अगर सामने वाले के पास जिसके साथ रिएक्शन हो रही है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, R माइनस, है ना। और ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन देगा, तो पहली कैटेगरी ये होगी। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि सामने वाले के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा ही नहीं, मान लो कि कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि हर फंक्शनल ग्रुप में थोड़ी ना एसिडिक, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में कहा होगा, तो उसमें क्या होगा कि वो फिर R माइनस बेस की तरह, फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और ये हम लोग अभी पढ़े भी है कि जितनी भी निगेटिवली चार्ज स्पेसीज होती हैं उनके अंदर डुअल बिहेवियर होता है, वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकती हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकती है। ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज बिहेव्स लाइक ए बेस और न्यूक्लियोफाइल। अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। अगर सामने वाले के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, एस लेके भागेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन का काइनेटिक्स में रेट बहुत ज्यादा होता है ना। फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वो वेट नहीं करेगा, क्योंकि वो सामने वाला H है तो फटाक से डाल भागेगा। अगर H नहीं है तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, और उस केस में वो इनमें से 3 टाइप की रिएक्शन दे सकता है। या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड कीटोन के साथ देगा, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है, ये एसिड डेरिवेटिव के साथ दिया करेगा। हाँ ये पढ़ेंगे, ठीक है। और चौथी न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन ये एल्किल हैलाइड के साथ दिया करेगा, ठीक है। तो टोटल देखा जाए तो गिगनार्डिज्म ये 4 तरह की ही रिएक्शन देता है, इसी में सारी रिएक्शन उसकी कवर हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी एक एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे, पहले एसिड बेस पढ़ेंगे फिर ये तब जाके कवर होगी, है ना उसके सारी। लेकिन वो पूरा गिगनार्डिज्म समझ लो कि पूरे केमिस्ट्री में जितने फंक्शनल ग्रुप है जहां जहां उसकी रिएक्शन होती है हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्कूल में आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है, जैसे एल्कोहल पढ़ाया जाएगा तो उसमें एल्कोहल में गिगनार्ड की केवल एक ही रिएक्शन पढ़ाई जाएगी, एसिड बेस वाली, है ना। फिर जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ाई जाएगी। लेकिन हम लोग गिगनार्ड को पकड़ेंगे तो पूरा खत्म करके दम लेंगे, समझ यार। इसकी ऑर्गेनिक की जितनी भी रिएक्शन होती सब एक जगह पर डालेंगे, है ना। तो अब इसमें रिलेटिव रेट की भी बात बोली गई है कि गिगनार्ड कई बार ऐसी सिचुएशन होगी कि गिगनार्ड एसिड बेस भी दे सकता होगा। मान लो कि एक फंक्शनल ग्रुप C+H है, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है और उसी में आगे चल के कहीं कार्बोनिल ग्रुप भी लगा हुआ, दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल के साथ वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकता है। तो रेट ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा रेट तो एसिड बेस का होता है। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो पहले तो एसिड बेस की तरह रिएक्ट करेगा, अगर उसका 1 मोल लेंगे तो एसिड बेस की तरह रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर एक्सेस में ले लेंगे तो बाकी बचे वो मोल वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे देंगे, अगर उसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा तो। अगर कार्बोनिल नहीं होगा तो एसिड डेरिवेटिव होगा तो SN2DS से दे देगा। नहीं एसिड बेस में वो डिपेंड करेगा ना कि सामने वाले के पास एसिडिक हाइड्रोजन कितना है। मान लो कि एक ही C+H तो वही एक ही इसको निकाल पाएगा। अगर हाँ C+H भी है और SO3H है तो दोनों को निकालेगा, है ना। और फिर उसके बाद कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये रिलेटिव ऑर्डर भी बड़ा काम का है, ठीक है। इसमें जो अच्छे लेवल एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये वाला ऑर्डर भाई कई बार आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि वो जानबूझ के क्या करेगा 2-3 ग्रुप लगा देगा और गिगनार्ड एक ही मोल लेगा या 2 मोल ले लेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एसिड बेस देगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, आपको ये सिलेक्टिव होकर प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो 100% एसिड बेस देगा। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, या जो है वो रिएक्ट कर गए तो फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे देगा, है ना। इस ऑर्डर में वो रिएक्ट करता है गिगनार्ड। फिर SN2TH एक्चुअली एसिड डेरिवेटिव देते हैं और फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है एक्चुअली वो वही रेट के ऑर्डर में मैंने वो सीक्वेंसिंग कर रखी है, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा इजी रहे याद रखने। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गिगनार्ड की एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्योंकि सबसे फास्ट रेट से होती भी है तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे। तो ये कब होंगी, तो कंडीशन वही है जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन वही कंस मामा वाले याद करो CONSX और लास्ट में वो क्वासी एरोमेटिक, है ना, खून की प्यासी क्वासी, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये चारों इन सभी केस में इन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन या फिर क्वासी एरोमेटिक वाला केस में हाइड्रोजन अगर है तो सब एसिडिक होते हैं। और ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन अगर आपने गिगनार्ड से करा दी तो वहां पे गिगनार्ड का जो R प्लस हो नहीं R माइनस होगा, ये R माइनस यहाँ से R माइनस निकलेगा, तो वो बिहेव्स कैसे करेगा, वो बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि बेस को पसंद है एसिडिक हाइड्रोजन, सामने वाले के पास बैठा हुआ है एसिडिक हाइड्रोजन, तो वो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफिलिक टाइप का न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव ना करके सीधे अटैक करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को और उसी को लेकर भागेगा, ठीक है। तो बनेगा क्या, एक सॉल्ट बन जाएगा, है ना। जो बचा हुआ पार्ट है वो सॉल्ट बना देगा, बचा हुआ पार्ट क्या बना देगा, सॉल्ट, और मेन प्रोडक्ट इसमें RH होता है, एल्केन बन जाएगा। RH जनरल फॉर्म में लिखा है लेकिन आपको ये पता होगा मेरे ख्याल कि RH जो नोटेशन होता है वो एल्केन का होता है और प्लस वो बचा हुआ पार्ट रिमेनिंग पार्ट सॉल्ट बना देगा MgX के साथ, ठीक है। बात आई समझ में, है। तो एसिड बेस रिएक्शन बहुत इजी होती है, बस आपको बस पहचान लेना है
कि जो भी कंपाउंड है कहीं उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है। अगर ऐसा है तो गिगनार्ड का R माइनस बेस की तरह बिहेव करके उसी एसिडिक हाइड्रोजन को कैप्चर करके एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये R मान लो मेथिल है तो बताओ कौन सी गैस बनेगी? गिगनार्ड का R है, हाँ, तो ये मेथेन गैस बन जाएगी। ठीक है। अगर गिगनार्ड का R एथिल है तो कौन सी गैस बनेगी? एथेन, है ना? हाँ, तो ये भी पता होना कि शुरुआत के 4 कार्बन के एल्केन गैस होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 गैसें होती हैं। फिर सब वो लिक्विड आगे वाले, हाँ हाँ, फिर वो C18 तक लिक्विड और उसके बाद वैक्सी सॉलिड होते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं। ठीक है, चलो अच्छा। अब जैसे एग्जांपल करते हैं, तो हम लोग तो पूछी तो रिएक्शन ही जाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये रूल जरूर नोट कर लो। तो हाँ, क्या C18 के बाद 18 कार्बन से ऊपर वाले एल्केन वैक्सी सॉलिड होते हैं। 1 से 4 कार्बन तक के एल्केन गैसें होती हैं। 5 से 18 कार्बन तक के एल्केन्स लिक्विड स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसमें कंडीशन अप्लाइड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से। और 18 के ऊपर वाले एल्केन वैक्सी सॉलिड होते हैं, मतलब बिल्कुल हार्ड सॉलिड नहीं होते, बिल्कुल वैक्स, जैसे आप जानते हो मोम की तरह, है ना, कि आप उसको नाइफ से कट कर सकते हो। ठीक है, वैक्सी हार्ड एल्केन सॉलिड स्टेट में हार्ड सॉलिड नहीं होता। हाँ हाँ, ये एक मेथड, ये एक एल्केन बनाने का मेथड दिया था, ध्यान से देखें, क्योंकि प्रोडक्ट तो एल्केन ही बनता है ना, तो अच्छा मेथड है। देखो अब एग्जांपल पे आए, है ना? देखो पहला एग्जांपल क्या है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है। अब देखो, एक मैंने वहां पे जब उसकी प्रिपरेशन कर रहा था वहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, ये आपको हो सकता है रीजनिंग क्वेश्चन के पूछ भी दिया जाए कि व्हाई ग्रिग्नार्ड एजेंट कांट फॉर्म इन एक्वस सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्वेंट, मतलब ईथर की जगह हम लोग अगर वाटर ले लें तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि गिगनार्ड बनाने में देखो हर जगह हम लोग ईथर 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 लिखे चले जा रहे थे, तो व्हाई ईथर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ गिगनार्ड एजेंट? वाटर क्यों नहीं यूज करते? वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में वाटर ही सॉल्वेंट में ट्रीट करते हैं, लेकिन गिगनार्ड की रिएक्शंस में, गिगनार्ड की प्रिपरेशन में अवॉइड किया जाता है वाटर। रीजन रीजन ये है कि वाटर के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। हाँ, तो ड्राई क्यों रख रहे हो, वही तो बात है, ड्राई कंडीशन में रखा जाता है, तो इसके लिए बोलते हैं कि वाटर के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, O से साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक है। तो अगर आप पानी के अंदर गिगनार्ड बनाएंगे तो जैसे ही वो बनेगा वो तुरंत एसिड बेस रिएक्शन दे देगा, क्योंकि उसका R जो है वो बेस की तरह बिहेव करेगा, बेस को आयनाइज कर रहे हैं, और बेस को पसंद है एसिडिक हाइड्रोजन, वो फटाक से वाटर के H+ लेके भागना शुरू कर देगा। तो हम बनाने चले थे मेथेन और हम लोग बनाने चले थे गिगनार्ड एजेंट, बनने क्या लगेगा, मेथेन बनने लगेगा। तो गिगनार्ड का प्रिपरेशन कभी भी एक्वस मीडियम में नहीं करा जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वाटर से डायरेक्टली रिएक्ट कर लेगा, सीधे एसिड बेस रिएक्शन दे देगा, है ना, और मेथेन बना देगा। तो गिगनार्ड एजेंट एक्वस मीडियम में स्टेबल ही नहीं रह पाते, वो तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और एक वो सॉल्ट बन जाएगा मैग्नीशियम का, Mg के साथ Br तो जुड़ा ही था, OH आ के और जुड़ गया, है ना, क्योंकि बचा हुआ पार्ट OH माइनस है ना, H तो उसका लेके भाग गया R। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इस वाले का नाम अगर जैसे लिखना हो, जैसे ये तो खैर मेथेन है, तुम लोग जानते हो, इसका नाम, इसमें बाई प्रोडक्ट का नाम लिखना सीखो, तो इसको ऐसे बोलते हैं, पहले बोल दो हाइड्रोक्सी, फिर मैग्नीशियम, फिर ब्रोमाइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। वैसे ही बाई प्रोडक्ट है, लेकिन पूछा आपसे ज्यादातर मेन प्रोडक्ट ही जाएगा, लेकिन अगर कभी पूरी रिएक्शन बैलेंस करके लिखनी हो तो उसको भी लिखना पड़ता है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, सब हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और मेन प्रोडक्ट तो मेथेन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, वो तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। अब जैसे दूसरा देखो, दूसरे में गिगनार्ड एजेंट आपने ये ले रखा है,
ठीक है। और एल्कोहल एथेनॉल से रिएक्शन ETOH समझ लो, ETOH एथेनॉल C2H5 को बोलते हैं। तो इसमें बताओ क्या होगा। एल्कोहल के पास भी देखो एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, है ना। देखो लास्ट वाला ये हाइड्रोजन एसिडिक है, और गिगनार्ड के R को क्या पसंद, अच्छा गिगनार्ड का R इसमें बता सकते हो क्या है। प्रोपेन है ना। इतना पार्ट आप बोल सकते, ये गिगनार्ड का R है, ठीक है, ये प्रोपेन। अब इसमें जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब यहाँ पे हेटेरोलिटिक फिजन होगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये निगेटिव चार्ज इसी पे आएगा, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, और ये बेस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि अल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन इसी को लेकर भागेगा, तो ये प्रोपेन बना देगा। प्रोपिल और H+ जोड़ के पूरा क्या बना दो, प्रोपेन। पूरा बैलेंस करके लग दो, CH2 CH3 CH3 प्लस MgBr OET, ठीक है। प्रोपेन मेन प्रोडक्ट है वो, और वो वाला बाई प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है ना। इसका कोई पूछे नाम तो क्या बोल देंगे, OET को एथॉक्सी बोल देंगे, एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। बाकी ये प्रोपेन मेन प्रोडक्ट बेटा, प्रोपेन। प्रोपेन भी गैस होती है, 4 कार्बन तक के एल्केन गैस, तो इसमें एरो बनाने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है। अगला केस, अगले केस में उसने गिगनार्ड ने एरोमेटिक ले लिया, पीएच MgBr, पीएच मतलब फेनिल होता है, फेनिल रिंग एरोमेटिक होती है, तो इसमें गिगनार्ड का R फेनिल ले लिया है। तो पहले जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, मतलब जब हेटेरोलिटिक फिजन होगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ, R पे आएगा माइनस, और बढ़िया बेस की तरह Mg+। अब देखो सामने वाले के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं, कौन सा है, ये सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन बैठा है यही दिख रहा है, और कोई तो एसिडिक है नहीं इसमें, है ना, पर इसी को चुरा के भागेगा वो। इसका जो फेनिल माइनस है वो बेस की तरह बिहेव करेगा और इस एसिडिक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर, रिमूव करा लेगा, ठीक है। तो PH- और H+ क्या बन जाएगा, PHH। PHH तो बेंजीन होगा ना, PHH तो बेंजीन होगा, मतलब इसमें मेन प्रोडक्ट आपका बेंजीन बनेगा, और बाई प्रोडक्ट वो मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाएगा। Mg के साथ देखो Br तो लगा ही था, और ये सल्फर के साथ वो रिंग और हो जाएगी, ठीक है, हाँ? बताओ इसका नाम, तो हम ही बता देंगे कैसे काम चलेगा। देखो कहीं सल्फर हो ना, तो सल्फर की जगह सोचो कि मन में कि O होता तो क्या नाम होता, अगर O होता तो इतने का नाम क्या होता, जैसे OET को क्या बोला था, H+ ऑक्सी, एथॉक्सी। अब इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्स प्लस ऑक्सी, साइक्लोहेक्स ऑक्सी। अब इसमें अब यहाँ पे देखो ऑक्सी की जगह थायोऑक्सी बोलना पड़ेगा, तो क्योंकि सल्फर है, तो साइक्लोहेक्स थायोऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब नाम सब लिख सकते हैं, बस वही कि कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आपसे पूछा होगा नहीं है, मेन प्रोडक्ट पूछा है। अब ये वाला बताओ, ये अभी एक्शन पहचान पा रहे हो, ये क्वासी खून की प्यासी, है ना, तो ये क्या करेगा, रिपीट कर दीजिए। हाँ किस क्या कह रहे हो, नेम कह रहे हो सर, यस सर। उसका नेम आप लिख लीजिए, थायो, नहीं रुक जाओ, साइक्लोप्रोपिल, ठीक है। देखो साइक्लो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो, साइक्लो प्रो थायोऑक्सी, और फिर आगे मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिख देना, ठीक है। क्या हुआ, अच्छा हाँ यार वो प्रोब कहाँ से आ गई, ठीक से वही साइक्लोहेक्स, हाँ
साइक्लोहेक्स थायोऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर? अब ये वाला देखो, इसमें क्या होगा, इसमें भी CH3 माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, और इसके एसिडिक हाइड्रोजन को लेके भागेगा। किसी एक H को ही निकालिएगा, क्योंकि एक H निकलते ही वो एरोमेटिक हो जाएगा, तो दूसरा H निकलने का मौका नहीं मिलेगा। और ये यहीं पे इसका सॉल्ट बना देना है, इसी के पड़ोस में MgBr, Mg को प्लस उतारिएगा, और इधर गैस मीथेन बनेगी। इसमें मैंने सॉल्ट पहले लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ कोवेलेंट नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो मेन क्या है कि ये निगेटिव चार्ज रिंग में ही रहना चाहेगा एरोमेटिक होने की वजह से, तो यहाँ पे आयनिक करेक्टर आ जाएगा। ओके सर, है ना, यहाँ पे वो आयनिक फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि वो रिंग में रहेगा तभी वो रिंग एरोमेटिक से डिकेल करेगी। हाँ, मैकेनिज्म है ही क्या है, गिगनार्ड का आर पहचानना है और सामने वाले का एसिडिक हाइड्रोजन सर्च करके उसी के साथ ये H माइनस H प्लस करके निकलेगा। हाँ, वो H प्लस करके निकलता है, तो अपना बॉन्ड पे छोड़ के आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब बातें हम लोग को पता होनी चाहिए। ये वाला बताओ, इसमें क्या बनेगा। देखो ये तो गिगनार्ड है, ठीक है। अब इसका आर क्या है, MgI के साथ ये पूरा रिंग ही आर है ना, क्योंकि इसमें हेटेरोडिफ्यूजन होगा तो यहीं से होगा, और इसी पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, और Mg पे क्या आएगा, पॉजिटिव, है। तो आप क्या करो, यहीं से रिंग को तोड़ दो, यहीं से रिंग को ब्रेक कर दीजिए, है, और दिखा दीजिए कि ये टूट रहा है रिंग ऐसे, और Mg पे दिखा दीजिए कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और रिंग पे माइनस। अब ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये पूरा R माइनस हो गया है, इसको आप R माइनस की दृष्टि से देखिए बस। अब वो हो चाहे, अब वो ड्यूटेरियम, अब ध्यान रखना, जैसे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, अगर हाइड्रोजन की जगह उसका आइसोटोप लगा होगा वो भी एसिडिक होगा, जो ड्यूटेरियम लगा है वो एसिडिक नेचर होगा, है ना। तो कोई एक ड्यूटेरियम लेके भाग जाएगा, उसपे एक ही तो निगेटिव चार्ज है, दो तो आया नहीं, तो उसको एक ड्यूटेरियम चाहिए भैया, एक को लेके भागेगा, तो क्या बना देगा, देखो ये रिंग तो रहेगी रहेगी, और इस रिंग के साथ क्या जुड़ जाएगा, डी जुड़ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। देखो ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन, देखो इसमें आपको बताया था, इसमें क्या होता है, ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल तो कभी नहीं बनता है ना, वो ब्रेडिक रूल वैलिड लगाता है। ब्रेडिक रूल बोलता है कि ब्रिज हेड कार्बन कांट बी sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन कार्बन एंड कैन एग्जिस्ट, है ना। हाँ, एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि कार्बन आयन आने के पे हाइब्रिडेशन sp2 नहीं है, sp3 है, 3 सिग्मा, एक वो लोड कर काउंट हो जाएगा, है ना। लेकिन ये जो निगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस, अगर मान लो डबल बॉन्ड होगा तो वो डबल रेजोनेंस में स्टेबलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कूदेगा तो यहाँ पे डबल आएगा, फिर हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा, तो छोटी वाली रिंग टूट जाएगी, मतलब वो फिर इसलिए वो इन्वॉल्व ही नहीं होगा, है ना। कंपाउंड की इज्जत बरकरार रहे इसलिए, है ना, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन कार्बन आयन बन जाता है, ब्रिजेट पे कार्बन आयन बन जाता है, कार्बोकैटायन नहीं बनता है, या फ्री रेडिकल नहीं बनता, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं बन जाए, लेकिन तो नो रिएक्शन हो जाती है अगर कार्बोकैटायन बनता होगा, है ना। क्लियर। 6 नंबर में बताओ भाई क्या होगा, इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और बेस को पसंद है एसिडिक हाइड्रोजन, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के हाइड्रोजन
एसिडिक होते हैं। टर्मिनल अल्काइन, कभी टर्मिनल अल्काइन दिखे तो टर्मिनल अल्काइन के हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। तो इसमें वो C- और MgCl+, या यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं, और प्लस क्या दिखा दो, मेथेन है ना, हाँ मेथिल है एक्चुअली, Me जो है ना वो मेथिल है। तो CH3- और एक H+ मिलके कौन सी गैस बन जाएगी, मेथेन। ठीक है, बोलो। चलो आप बताओ, चलो क्या नाम है आपका? हाँ आप बताओ। ये 7 वाला, इसमें क्रेडिट करो क्या बनना? नहीं, आपके पीछे पूछा था ना, सारी नेटली याद करनी पड़ेगी। हाँ, नाम क्या आपका? अभी है, बताओ। 7 वाला क्रेडिट करो, क्या नाम? दिमाग लगाओ यार, इंसान के दिमाग से वही चीज कुछ होता है नहीं, कोई चीज टप नहीं होती। एल्काइन ये भी है, एल्काइन ये भी है, लेकिन ये टर्मिनल एल्काइन है, बिल्कुल साइड में है। तो टर्मिनल एल्काइन के कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था, वो एसिडिक है। ये इंटरनल एल्काइन है। इंटरनल एल्काइन पे कभी आपको हाइड्रोजन दिखेगा ही नहीं। ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, लेकिन इस कार्बन पे शून्य हाइड्रोजन है ना, इस पे ना उसको किसी पे हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो फिर एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको लगेगा कि कोई आगे वाली रिएक्शन हो जाएगा, तो बोलते हैं कि एल्काइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं देती है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी नहीं होगा। इसमें कोई लीविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा। तो अगर कोई टर्मिनल एल्काइन है तब तो वो एसिड बेस दे देगा, हो जाएगी गिनार्ड से, लेकिन इंटरनल एल्काइन गिनार्ड से रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्शन। तो इंटरनल एल्काइन नेवर रिएक्ट्स विद गिनार्ड, तो यहाँ पे वो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल ग्रुप के साथ होता है। एल्डिहाइड कीटोन होता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकता था गिनार्ड, लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप भी नहीं है, लीविंग ग्रुप नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकता है। ईस्टर मान लो एसिड डेरिवेटिव होता तो वो भी हो सकता था। इंटर ये था तो लिख लेना, एक स्टार बना के, इंटरनल एल्काइन नेवर रिएक्ट्स विद गिनार्ड, है ना, मतलब इंटरनल एल्काइन रिएक्ट नहीं करेगा गिनार्ड के साथ। अब जैसे ये एग्जांपल है, ये एक आपको एक स्ट्रक्चर उसने दिया है, डराने के लिए दिया है। ऐसे स्ट्रक्चर जब भी दिखे ना, तो इन क्वेश्चन में कोई दम नहीं होती है, वो डराने के लिए दिया, बच्चा जिसको नहीं पढ़ा है तो वो छोड़ ही दे, है ना, लेकिन कुछ है नहीं अगर ध्यान से देखो। तो इस कंपाउंड के रिएक्शन गिगनार्ड के साथ करा रहे हैं, गिगनार्ड ले रहा है एक्सेस मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले रहा है और मेथेन बना रहा है। तो इतना तो समझ में आ रहा है मेथेन कैसे बना होगा। गिगनार्ड में CH3- सामने वाले के साथ क्या कर रहा होगा, हाँ एसिडिक हाइड्रोजन छुड़ा रहा होगा। तो जिसके जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होंगे उसी के रिस्पेक्ट में मेथेन बनेगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है, तो बस आप ये गिन डालो कि एसिडिक हाइड्रोजन है किसके इसके पास, 4 है। एक कौन कौन से बताते जाओ। एक ये एल्काइन का हो गया, दूसरा OH हो गया, और तीसरा 3 तो हो गया, चौथा तो बस इस कंपाउंड के 1 मोल में केवल 4 मोल एसिडिक हाइड्रोजन। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि केवल अगर 1 मोल एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो वो मेथिल के साथ मिलकर 1 मोल मेथेन बना देता है, और 4 मोल है तो 4 मोल हाइड्रोजन 4 मोल मेथिल आयन के साथ मिलके 4 मोल क्या बना देगा। हाँ बोलो क्या, एल्डिहाइड का हाइड्रोजन नहीं क्यों होगा ऐसे, ये कार्बन sp2 है ना, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के H एसिडिक नहीं होते हैं, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, वो ट्रिपली बॉन्डेड में sp होता है कार्बन। हाँ तो ये एसिडिक नहीं है, नॉट एसिडिक लिख लो यहाँ पे। ठीक, तो इसमें आंसर 4 हो जाएगा। ठीक
ठीक है, टोटल 4 मोल हाइड्रोजन, सॉरी 4 मोल मीथेन गैस प्राप्त हो गया। ये वाला एसिडिक देखो, वो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था, ये वाला सीन, बस ये वाला सीन मन में बसा लो। ठीक है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो H होता है एसिडिक, यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन वाला नहीं है ना, तो सिंगली बॉन्डेड वाला है। तो वहां पे एल्डिहाइड वाला सीन अगर देखो, तो एल्डिहाइड का कार्बन डबली बॉन्डेड है ना, देखो ये वाला कार्बन डबली बॉन्डेड, और डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा, है ना। उसको हाइब्रिडाइजेशन से समझ सकते हो, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 वाले पे s कैरेक्टर इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन sp वाले पे 50% s कैरेक्टर हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो पूरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपना खींच ही लेता है वो, है ना। तो हाइड्रोजन पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। जैसे कि ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, मतलब जैसे एक कंपाउंड है RBr, इसको X बोल दिया है, और मैग्नीशियम ईथर से कराया तो कुछ Y बन गया, और Y की D2O से कराया तो लास्ट प्रोडक्ट उसने दे दिया है, लास्ट वाला दे दिया है। आपको उल्टा समझ के फिर बताना है कि X और Y का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, है कर सकते हो, बहुत इजी होता है। पहले स्टेप में क्या हो रहा होगा, गिगनार्ड बन लो, गिगनार्ड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख दिया उसने, है ना। तो अभी मुझे आर नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी आप जनरल फॉर्म में पढ़ा लो कि ये mg अटैक मारेगा, है ना, और क्या बना देगा आर mgbr, और फिर ये आर mgbr D2O के साथ रिएक्ट करेगा, D2O के हाइड्रोजन एसिडिक है, हाँ यहाँ गिगनार्ड एसिड बेस दे देगा, इसका R माइनस और इसका एसिडिक हाइड्रोजन, ये मिलके क्या बन जाएगा RD बन जाएगा। इस हिसाब से तो RD बनना चाहिए, है ना। अब देखो उसने RD ना बना के क्या बना दिया, ये बना दिया, तो आप RD को इससे कंपेयर करके R का नहीं पता लगा पाओगे, है ना। तो इसमें R इसका मतलब कौन है, आइसोब्यूटाइल, है ना, और बस वही R एक बार यहाँ चिपका दो, यही R आइसोब्यूटाइल, और यही R एक बार Br के साथ चिपका दो, बन गया X और बन गया Y। ठीक है, वही R यहाँ पहचान करो बेटा, R यहाँ पे आइसोब्यूटाइल, ये R है ना, बस R ही मिसिंग था अगर देखा जाए तो, एक बार आप R पहचान लेते तो आप लिख डालोगे, X और Y दोनों के स्ट्रक्चर आप लिख डालोगे, तो इसमें X हो गया आपका ये CS3 CS2 CSBr CS3, ये हो गया X, और Y हो गया CS3 CH2 CH, तो यहीं पे मेथिल की साइड चेन लगा के MgBr, ठीक है, तो ये X हो गया। ठीक है, तो एसिड बेस गिगनार्ड की एसिड बेस रिएक्शन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आते जाते, है ना, क्लियर है ऑनलाइन में बच्चों, समझ में आ रहा है? यस यस सर। तो नहीं समझ में आ रहा हो? आ रहा है। आ रहा है? स्कूल खुल गए तुम लोग को, लगा आज तो अच्छा 30 है, तो कल से खुल जाएंगे ना, खुल गए, तभी वो थके थके से नजर आ रहे हैं, स्कूल में काफी टाइम निकल जाता है। चलो अच्छा, एक ही क्वेश्चन करना है, अभी करना है तो चलो। अच्छा, स्कूल में तो अभी बहुत आसान आसान चीजें पढ़ाई जाएंगी, आपको सिंपल सिंपल नेम रिएक्शन पढ़ाई जाएंगी, है ना। क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, फिजिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस चैप्टर के बाद सर हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, उसके बाद
उसके बाद भी केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स बाद में आता है हर जगह पे। इलेक्ट्रो देखो हम लोग रेजोनेंस पे जो चैप्टर का सीक्वेंस है वो ज्यादातर वेटेज के बेसिस पे बनाया गया है, मतलब जिन चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उनको पहले पढ़ाया जाता है, उनको पहले पढ़ा। अच्छा, ऑर्गेनिक में सीक्वेंसिंग, ऑर्गेनिक में वेटेज की बात नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक में तो सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे वेटेज तो सबसे ज्यादा है उसका कार्बोनिल कंपाउंड का, एल्डिहाइड कंपाउंड का सबसे ज्यादा क्वेश्चन एडवांस में 4 क्वेश्चन केवल एक चैप्टर से आ जाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से, लेकिन डायरेक्ट कार्बोनिक कंपाउंड पढ़ाया नहीं जा सकता है, O1 1 2 3 जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा कार्बनिक कंपाउंड अपने यहाँ नहीं पढ़ाया जा सकता है। बाकी कोचिंग में तो वो लोग पहले चैप्टर पहले और पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक में तो सीक्वेंस, लेकिन फिजिकल और इनऑर्गेनिक में वेटेज वाइज चैप्टर दिए गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा है फिजिकल में, है ना, उधर सॉल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का अच्छा वेटेज है, इसलिए ये चैप्टर शुरुआत में देते हैं हम लोग। और इनऑर्गेनिक में तो सबसे ज्यादा वेटेज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और एडवांस के पेपर में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन केवल कोऑर्डिनेशन के आ रहा है, इतना बढ़िया चैप्टर है ना। मेंस में तो हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, मेंस के लिए तो वेटेज का कोई मतलब ही नहीं, सीधे हर चैप्टर से एनसीईआरटी के सारे चैप्टर जोड़ दो 11 12 के, तो शायद 31-32 चैप्टर है और उसी से वो 30 क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर से एक उठा के दे देते हैं, कोई एक तो भले छोड़ जाता हो। जैसे एक क्वेश्चन नहीं करना है, इसमें आपसे क्या करें, ये आइडेंटिफिकेशन, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में खूब पूछे आते हैं। इसमें जैसे आपसे क्या कह रहा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कोई बोल रहा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा ये रिएक्ट कर रहा है व्हेन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ ग्रेनाइड, ग्रेनाइड एक्सेस में लिया है। ऐसा करने पे क्या हो रहा है, गिव्स 3 मोल्स ऑफ मीथेन, ऐसा करने पे मीथेन के कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं आपको, 3 मोल्स मीथेन बनते हैं। देन आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एक्स, ठीक है। तो देखो इतना बोलने पे आपको उसने एक इंफॉर्मेशन दे दी है, ये जो भी कंपाउंड है इट मस्ट हैव 3 एसिडिक हाइड्रोजन, इसके स्ट्रक्चर में 3 एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही, है ना। इतनी बात हम लोग को यहाँ से कंक्लूड करनी आनी चाहिए, ये कंपाउंड जो भी होगा अभी पता नहीं क्या है ये, ठीक है, लेकिन दिस कंपाउंड हैव मस्ट हैव, ना 3 आयरन होने ही चाहिए, नहीं तो 3 मोल मीथेन दे नहीं पाएगा, मस्ट हैव 3 एसिडिक हाइड्रोजन। तो उसके एक मॉलिक्यूल में 3 एसिडिक हाइड्रोजन होंगे या उसके एक मोल में 3 मोल एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो ये बात हमने पढ़ ली। अब इसमें कैसे स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो देखो आप लोग पहले डीयू निकाल दिए, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे इस तरह के क्वेश्चनों में डीयू से थोड़ा सा चीजें सिंपलीफाई हो जाती है। डीयू मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डीयू कैसे निकालते हैं, कार्बन के नंबर में 1 ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन हेलोजन, ठीक है, और नाइट्रोजन का नंबर माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ऑक्सीजन के नंबर डीयू का इफेक्ट नहीं करते हैं, ऑक्सीजन हो चाहे ना उससे डीयू का कोई से ऐसा नहीं होता है। कार्बन 3 है तो 3 में 1 ऐड कर देते हैं 4, हाइड्रोजन कितने बैठे हुए हैं 8, हेलोजन कितने हैं 1 भी नहीं, 0, नाइट्रोजन 1 भी नहीं, डिवाइड बाय 2, तो इसका डीयू 0 आ रहा है। डीयू 0 आने का मतलब है ये कंपाउंड परफेक्ट सैचुरेटेड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, ये प्रत्येक एटम के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का नामो निशान नहीं है, तो ये एक परफेक्ट सैचुरेटेड कंपाउंड है, इट इज ए परफेक्ट सैचुरेटेड कंपाउंड, परफेक्ट सैचुरेटेड कंपाउंड है। इससे पता लगा नो पाई बॉन्ड प्रेजेंट, उस मॉलिक्यूल में कोई भी ऐसा पाई बॉन्ड नहीं होगा, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में हो या किसी फंक्शनल ग्रुप का अपना पाई बॉन्ड हो, ठीक है। अब आते हैं कि अब मुझे आप बताइए कि आपको ऑर्गेनिक में ऐसे कितने फंक्शनल ग्रुप पता है जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं,
और हाँ ऑक्सीजन भी होने चाहिए क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर में ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप बताने बताओ अल्कोहल ना। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो सकता है? फंक्शनल ग्रुप में बी OH, ठीक है। वैसे COOH के पास भी हाइड्रोजन, लेकिन COOH नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बता दो? हाँ, इसमें पाई बॉन्ड आ गया, उसका D0 आ गया, तो इसलिए इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा। और ईथर हो नहीं सकता, ईथर के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते हैं, है ना। और ईस्टर में भी, लेकिन ईस्टर में समस्या है कि डबल बॉन्ड आ गया, DU0। इसका मतलब इसमें 100% अल्कोहल होगा, फंक्शनल ग्रुप OH होगा। और 3 एसिडिक हाइड्रोजन होने के लिए तो कितने OH ग्रुप होंगे? 3, है ना, क्योंकि एक OH में एक होता है। और कार्बन कितने हैं हमारे पास? 3 है। तो इसमें स्ट्रक्चर आप समझ रहे हो कैसा बन रहा है? 3 कार्बन और तीनों कार्बन पे एक एक OH अलग अलग बैठा दो। अच्छा, किसी बच्चे मन में आया सर कि एक ही कार्बन पे 2 OH बैठा देते हैं अगर, है ऐसा कुछ बना दे, एक कार्बन पे 2 बैठा दे, एक कार्बन पे 1 बैठा दे, ऐसा कुछ, या एक पे तीनों बैठा दे। तो ये केमिस्ट्री में पाप होता है महापाप बोलते हैं इसको। एक कार्बन पे 2 OH या एक कार्बन पे 3 OH कभी नहीं आ सकते हैं। इसका रीजन है कि ये अभी लोग पढ़ेंगे, ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। सेम कार्बन पे ये लिख लो आप लोग, तुम्हें शायद नहीं पता हो, एक कार्बन पे 2 OH मतलब इसको जेड डाइऑल बोलते हैं। जेड डाइऑल अनस्टेबल होते हैं। अगर कभी ऐसा होता दिख भी रहा, आगे जब लोग रिएक्शन करेंगे कई बार मैकेनिज्म में ये बनने लगेगा प्रोडक्ट, तो तुरंत ये बनते वाटर निकाल देते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर, आप इनको हीट भी नहीं करना पड़ता। ये इतने अनस्टेबल होते हैं कि ये अगर मान लो कभी गलती से बनने भी लगे किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म में, तो तुरंत आप वाटर निकाल दीजिएगा, हाईली अनस्टेबल है ना। सेम कार्बन पे 2 OH नहीं आएंगे। अच्छा, इसी के जैसे 2 और है, सेम कार्बन पे 2 OH और सेम कार्बन पे 2 NH2 भी नहीं आते, तुरंत अमोनिया गैस निकल जाती है। सेम कार्बन पे जेम डाइऑल भी अनस्टेबल होता है, जेम डाइएमीन्स भी अनस्टेबल होता है। सेम कार्बन पे 2 H कभी मत लगाइएगा, या 2 से ज्यादा H तो गलती से मत लगाइएगा, ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करते। और सेम कार्बन पे 2 NH2 नहीं लगाइएगा, है ना, क्लियर। मतलब ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है इनके ध्यान रखिए, इसलिए वो वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो इसमें केवल एक यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और ये बहुत फेमस कंपाउंड है, इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। इस कंपाउंड ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में आता है ना। मतलब ये कंपाउंड अपने आप में बड़ा फेमस कंपाउंड है ग्लिसरॉल, इसका कॉमन नेम ग्लिसरॉल है। बाकी हाँ, सोप के प्रिपरेशन में यूज होता है, ये सोप खुद नहीं होता लेकिन इससे सोप बनाया जा सकता है। तो ग्लिसरॉल, ठीक है, काफी विस्कस कंपाउंड होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन के प्रिपरेशन में भी यूज होता है, ठीक है। चलो अच्छा, तो ये आंसर हो गया हमारा, है ना, बोलो समझ में आ गया। तो इस तरह के आइडेंटिफिकेशन आपको कई सारे करने को मिलेंगे, बस उसमें आपको जो कंडीशंस दी होंगी क्वेश्चन में वो पता होने चाहिए, है ना। तो सबसे मजे वाली कंडीशन ये वाली थी, सबसे मेन कंडीशन कि उसमें से बोला कि गिगनार्ड एक्सेस रिएक्ट कर रहा है तो 3 मोल मीथेन गैस बन गई। उससे पता चल गया कि यार 1 मोल मतलब 1 मोल एसिडिक हाइड्रोजन तो 1 मोल मीथेन बनती है, और 3 मोल मीथेन बन रही है, इसका तो 3 मोल एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर डीओ से पता चल गया कि उसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो अल्कोहल ही एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप बचता है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में। अब जैसे एक क्वेश्चन ये कर हुआ B6 क्या कर रहा है, एक कंपाउंड है, इसका खतरनाक सा फॉर्मूला दिया C5H12O4 अपॉन ट्रीटमेंट विद मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसके भी देखो गिगनार्ड से करा रहा है, और कह रहा है गिव्स 4 मोल ऑफ मेथेन। कितने मोल मेथेन बन रही है? 4 मोल। कह रहा है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, यहाँ पे बस आपको आइडेंटिफाई करने को बोल रहा है। 4 मोल मेथेन बन रही, गिगनार्ड से रिएक्ट करके 4 मोल मेथेन बन रही, मतलब कितने एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए? तो यही देखना है ना, सी वाले में 4 है।
क्योंकि ए वाले में 3 एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो ये फिर आंसर हो नहीं सकता। बी वाले में भी 3 ही है, एल्डिहाइड का एच एसिडिक होता नहीं है, तो वो 3 ही मोल मीथेन दे पाएगा। सी वाले में उसके चारों ओ के साथ एच एसिडिक है, तो ये पूरा 4 मोल मीथेन दे देगा अगर गिगनार्ड एक्सेस में रिएक्ट करेगा तो। और चौथे में भी नहीं है भैया, 3 ही है, तो ये भी हटा दो। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन रहते हैं, बस आपको एसिडिक हाइड्रोजन ही गिनना है। नहीं, ये वाला भी बता दो। अच्छा, 27 हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप प्रोड्यूस्ड मीथेन गैस बाय द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड फर्स्ट विद गिगनार्ड। मीथेन वही बनाएगा, वही फंक्शनल ग्रुप बनाएगा जो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप काउंट कर लो जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन। हाँ, वो ऐसे केस में गिगनार्ड एक्सेस में ले लेते हैं ना, वो दोनों एसिडिक हाइड्रोजन एक ही ओ से नहीं अटैच है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें बी हो गया। हाँ, 4 है ना, देखो एक ये वाला हो गया OH का H, इनको ये गिनने, एक ये वाला एसिडिक, एक ये वाला, एक ये वाला, 4 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो टोटल 4 मोल मीथेन बन जाएगा, है ना? क्लियर? बी हो जाएगा, एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ। अच्छा, एक ये करते, ये भी बढ़िया क्वेश्चन। 62 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल लिया जा रहा है। एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला तो ये बता सकते क्या होता है? भूल गए, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे, ये एंटी फ्रीज सॉल्वेंट होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए मिलाते हैं, है ना? CH2OH CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल, तो वही लिया है। एथिलीन ग्लाइकॉल ले रहा है 62 ग्राम और उसको रिएक्ट करा रहा है एक्सेस ऑफ गिगनार्डिन। उससे क्या हो रही है? मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी। मोल कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर दी, ऑर्गेनिक में मोल कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके बेहतरीन क्वेश्चन बना रहा है। हाँ बताओ तो, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट को कनेक्ट किया करने की कोशिश की गई है। तो ऐसे केस में हमें पहले रिएक्शन लिख देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल को। एथिलीन ग्लाइकॉल होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2H, है ना? ये एंटी फ्रीज लिक्विड होता है ना? जो कई जगह ऐसी कंट्रीज जहाँ पे टेम्परेचर 0 से कम होता है, वहां पे ये पेट्रोल उसमें मिलाया जाता है ना? तो इसकी रिएक्शन गिगनार्ड से करा रहा है, वो गिगनार्ड ले रहा है एक्सेस में। तो आप ये देखो कि इस एथिलीन ग्लाइकॉल के 1 मोल में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2 एसिडिक हाइड्रोजन, एक ये एक, तो इसका मतलब ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, 2 मोल में गिगनार्ड यहाँ यूज होगा। इसका मतलब मीथेन गैस कितने मोल प्रोड्यूस होगी? तो यहाँ पे हम लोग गणित ये लगा सकते हैं, मतलब यहाँ मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोल सकते हैं कि ये जो एथिलीन ग्लाइकॉल को अगर हम लोग 1 मोल ले लें तो इट प्रोड्यूसेस 2 मोल मीथेन गैस, है ना? ये कितने मोल मीथेन बनाएगी? 2 मोल। अगर 1 मोल एथिलीन ग्लाइकॉल लेंगे तो कितने मोल मीथेन बनेगी? 2 मोल मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और आप लेके कितना चल रहे हैं? तो आप 62 ग्राम ले रहे हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, तुरंत इसके मोल निकालो। एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास भी 62 ही होता है ना? तो उसमें डेटा ऐसा दिया है कि वो मोल 1 ही आते हैं, उसके एक्चुअल मोल भी 1 आ रहे हैं, है ना? मास डिवाइड बाय मोलर मास कर दो, 62 मोलर मास आएगा इसका। तो एग्जैक्टली इसका मतलब एक ही मोल लेके चल ही रहे हैं, इसका मतलब फाइनली 2 ही मोल मीथेन बनेगा। पहले आपने स्टाइकियोमेट्री से देखा, तो स्टाइकियोमेट्री से हिसाब से इसका 1 मोल इसके 2 मोल मीथेन प्रोड्यूस करता है, 1 से 2, और एक्चुअली ले भी 1 ही मोल रहे हैं तो इसका 2 ही मोल मीथेन बनेगा। और 1 मोल गैस का एसटीपी का वॉल्यूम कितना होता है? 20.4 लीटर, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 44.8 लीटर आंसर। तो मीथेन का वॉल्यूम एसटीपी पे हो जाएगा, उसके मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 कर दो,
तो 2 मोल मीथेन प्राप्त हो रही है आपको, तो वॉल्यूम हो जाएगा 44.8 लीटर। और आजकल जैसे पेपर आ रहे हैं वो नियरेस्ट इंटीजर में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाएगा मान लो ये, तो 45 लीटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। तो इस तरह के क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकता है बेसिक मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके ऐसे, क्योंकि मीथेन गैस है ना, तो गैस का वॉल्यूम वो एसटीपी या एनटीपी में हो सकता है। ठीक है, और 1 मोल गैस का एसटीपी एनटीपी वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, है ना। क्लियर हो गई बात। अगर इसी क्वेश्चन में, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर वो ले लेता ग्लिसरॉल, 1 मोल ग्लिसरॉल ले लेता और इग्नार्ड एक्सेल में लेता, तो कितने मोल मीथेन बनती? हाँ, फिर उसके मोलर मास के बराबर अगर उसका मास ले लेते, मान लो कि 1 ही मोल ले लेते, तो फिर 3 मोल मीथेन बन जाती है ना। ठीक है, तो ये मतलब देखना पड़ता है कि वो कितना, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका मास कितना लिया जाएगा उसके हिसाब से उसका मोल निकाल लेंगे, और उसके 1 मोल से 3 मोल तो x मोल से 3x हो जाएगा, तो क्वेश्चन जितने भी मोल बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट ये एसिड बेस रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, है ना। एसिड बेस रिएक्शन में यही मेन आपके रीजन है जो एसिड बेस रिएक्शन देते हैं। अब आगे नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक तो विग्नार्ड एक कैंडिडेट हो गया तो दे सकता है, और अभी 2-4 कैंडिडेट और है वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक समझिए कि न्यूक्लियो एडिशन होता क्या है, पहले बेसिक समझते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये किस फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन है। जैसे एसिड बेस कैसे हम लोग पहचानते थे, हम लोग देख लेते थे कि सामने वाले के पास एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं। एसिडिक हाइड्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन O के साथ S के साथ है, पहचान लेते थे। तो ये हम लोग कैसे जानेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कब होगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। तो लिखा हुआ है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में भी एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड बेटा एल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर कीटोन हो सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन होती है। ठीक है, या फिर साइनाइड भी रिएक्शन दे सकते हैं, या फिर साइनाइड भी रिएक्शन दे सकते हैं। तो या तो एल्डिहाइड कीटोन ये रिएक्शन दिया करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या साइनाइड। साइनाइड का जनरल फॉर्मूला RCN होता है। ठीक है, एल्डिहाइड का क्या होता है RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और कीटोन में कार्बोनिल के दोनों वैलेंसी से R अटैच होता है, ये कीटोन होता है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी या कीटोन की होगी या साइनाइड की, देन फिर वहां पर एडिशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने लगेगा। ठीक है, या उसके थ्रू प्रोडक्ट बनेंगे। अब इसकी मैकेनिज्म पे समझते कि होता क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। तो ये रिएक्शन एक्चुअली मॉडरेट या स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। तो इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म है, इसकी अपनी प्रॉपर मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, देखो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है इसकी मैकेनिज्म। पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है जनरल फॉर्म, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप पे ही होता है एडिशन। अब वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, एल्डिहाइड होगा तो यहाँ R एक वैलेंसी से R जुड़ा होगा एक से, कीटोन होगा तो दोनों जगह R होगा, है ना। अब वो कुछ भी हो, यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं। अब सामने वाला अगर न्यूक्लियोफाइल है ना, मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन ही न्यूक्लियोफाइल जनरली होते हैं, या लोन पेयर कंटेनिंग भी हो सकते हैं। तो अगर एल्डिहाइड के साथ कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इसमें एल्डिहाइड में जो ये वाला सेंटर होता है कार्बन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाता है, क्योंकि इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्यों डेवलप हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्शियली अपनी तरफ थोड़ा सा पहले से ही वो शिफ्ट किया रहता है ना। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्शियली थोड़ा सा किसकी तरफ शिफ्ट होता है, वो की तरफ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सरफेस पे थोड़ा सा डेल्टा पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमेशा
डेवलप ही रहता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट यहाँ क्रिएट रहता है ना। इस वजह से इस कार्बन को हम लोग कौन सा सेंटर बोलते हैं, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाती है। तो कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे बिहेव करता है और न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ही अटैक करता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे डेल्टा पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज होता है, या तो लोन पेयर होंगे, तो है ना, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं ना न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा साइमल्टेनियसली, ये दोनों काम एक साथ होंगे। ये आया नहीं कि ये जंप किया नहीं, ठीक है ना, पहले ये आया बाद में गया, ऐसा नहीं कि पहले ये घूम गया तब आया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो पहले ये इसने अटैक किया और ये मूव किया, लेकिन ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है। इसको एक ही स्टेप में बताया था, तो इसमें पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन के आके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड बना देगा, और वो जो कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो इस तरह का एक स्पेसीज बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अभी ये आयन है ना, इसको इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। ये एक हमारा क्या बन गया, इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट जो है इसमें O पे देखो निगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखेंगे उसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है वो 99% केस में H+ आयन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या तो वो पानी से आ जाता है, वाटर से आ जाता है, या वो H+ आयन उसमें पहले से मौजूद होता है, या 1-2% में ऐसा भी मिलेगा कि वो H+ ना हो, कोई इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे जो ये O- है, अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल H+ आयन है, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। मतलब यहाँ पे ये अगर इलेक्ट्रोफाइल H+ आयन है तो ये कैसे बिहेव करेगा, O- बेस की तरह, और ये इस H+ को कैप्चर कर लेगा, है ना। मतलब इसका सेकेंड स्टेप एसिड बेस है देखा जाए तो, और एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, इसलिए इसका पहला स्टेप रिलेटिवली क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसका पहला स्टेप स्लो होता है तो दूसरा स्टेप फास्ट होता है। दूसरा स्टेप फास्ट इसलिए है क्योंकि वो एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन ही हो रही है, और फाइनली अब जाके आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा कार्बन पे, और O पे कौन आ जाएगा, H, या कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म बहुत सिंपल सी है, 2 स्टेप में हो गई मैकेनिज्म। पहले स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, किस पे, कार्बोनिल ग्रुप पे। पहला स्टेप इसका स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, और सेकेंड स्टेप में O- H+ को कैप्चर करके बना देता है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप इसका एसिडिफिकेशन कहलाता है। अच्छा, अब इसमें ग्राफ बनता है, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व होते हैं, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए जाते हैं। और इसमें आपको मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ। देखो ये जो मैग्नीज, इसके हिसाब से अगर मुझे कर्व बनाना है तो कैसे बनाऊंगा। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या थे, रिएक्टेंट थे। तो ये मान लो मैंने पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे मान ली रिएक्टेंट की, ठीक है ना। पहले हमारे पास क्या थे, रिएक्टेंट। फिर जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा होगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा होगा, तो उस समय एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, एक ऐसी स्टेट जो इंटरमीडिएट से पहले बन रही होगी और यहाँ पे अटैक करने के बाद में बन रही होगी। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर ओल्ड बॉन्ड टूट रहे होंगे, है ना, जैसे ये डबल बॉन्ड टूट रहा होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये मूव कर रहा होगा, तो यहाँ डॉटेड दिखा सकते हैं ऐसे, ये देखो यहाँ डॉटेड दिखा दिए, और न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन होगी, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। ये मिड की सिचुएशन होगी।
मतलब ये अटैक करने के बाद पहले ऐसा बन रहा होगा, फिर उसके अगले क्षण ये इसमें कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? ट्रांजिशन स्टेट में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, जस्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में होते हैं, और न्यू बॉन्ड जस्ट फॉर्मेशन की सिचुएशन में होता है। लेकिन ना तो उस समय बॉन्ड बने होते हैं परफेक्ट, ना टूटे होते हैं, बीच की सिचुएशन होती है, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। हाँ, टीएस फर्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ये पहली ट्रांजिशन स्टेट है, और ये सबसे अनस्टेबल स्टेट होती है पोटेंशियल एनर्जी कर्व में। देखो, आपको पहले ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है ना, और यहाँ पे जहाँ पे हाईएस्ट पीक बन रहा है ना, इसको फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। अब इसके बाद हमारा क्या बन गया, इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बन गया यहाँ पे, इंटरमीडिएट तब भी थोड़ा स्टेबल होता है, क्योंकि ओल्ड बॉन्ड टूट चुका होता है, नया बॉन्ड बन चुका होता है, रिलेटिवली स्टेबल होता है, तो ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी नीचे आएगी, यहाँ कहीं आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट। लेकिन अगले स्टेप में इंटरमीडिएट फिर से H प्लस आयन पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे सेकंड ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यहाँ पे फिर वो टिक टॉक करेक्टर आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल सिंगल बॉन्ड बनने जा रहा होगा, तो वो सेकंड, तो फिर से पहाड़ी की चोटी ऊपर जाएगी। लेकिन अगला स्टेप, सेकंड स्टेप पहले से ज्यादा फास्ट है, इसलिए उसकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी पहले वाले से थोड़ी सी कम होगी, है ना? बोलो भाई, क्योंकि फास्ट स्टेप है, जितना स्लो होगा उतनी पहाड़ी की चोटी ऊपर जाएगी, और फिर फाइनली प्रोडक्ट बन जाएंगे। यहाँ प्रोडक्ट बन गया है, ये रिएक्टेंट है, ये TS1, ये इंटरमीडिएट, यहाँ TS2 बन रहा है। ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है ना? जैसे हमने अभी डायग्राम में ऐसा क्यों दिखाया, उसका रीजन है, ज्यादातर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो मैंने जानबूझ के प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से नीचे दिखाई। लेकिन ये ऑलवेज कहना भी सही नहीं है, कुछ रेयरली ऐसी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखने मिलती है जो एंडोथर्मिक होती है ना? तो ये ग्राफ ऊपर भी सिमट सकता है, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर, रिएक्टेंट से ऊपर भी जाके खत्म हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे मैंने जनरल केस ले लिया है कि मैक्सिमम एग्जांपल में डेल्टा H निगेटिव होता है, ठीक है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी नीचे दिखाई। ठीक है, क्लियर है? तो ये बोलो, समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? और इस ग्राफ को आपसे ऑब्जेक्टिव में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट ग्राफ बना के दे दिया जाए, और इस ग्राफ में पूछा जाए कि अच्छा, इसमें स्टेप बता सकते हो, इस ग्राफ को देखकर ये बता सकते हो कि ये मैकेनिज्म कितने स्टेप में कंप्लीट हुई? तो इसमें एक स्टेप कब कंप्लीट होता है किसी मैकेनिज्म में, कि रिएक्टेंट से टीएस बना और टीएस से इंटरमीडिएट बना, ये एक स्टेप माना जाता है पूरा, और फिर उस इंटरमीडिएट से फिर से नया टीएस बना और फाइनल प्रोडक्ट बन गया, है ना? तो ये दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, तो इस ग्राफ में देखो, यहाँ रिएक्टेंट है, फिर टीएस बना, फिर इंटरमीडिएट, ये इतना पाथ स्टेप फर्स्ट को कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से सेकेंड स्टेप शुरू हुआ, फिर TS2 बना, फिर प्रोडक्ट, तो ये स्टेप 2 बना, है ना? ऐसे काउंट किया जाता है। अगर जैसे मान लो आपको ऐसा ग्राफ बना के दे दिया जाए, देखो ऑब्जेक्टिव में तो वो कुछ भी उठपटांग पूछ सकता है ना, ऐसे मान ये पूछे ही बताओ ये कितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, 3 स्टेप में। अब इसमें ये पूछेगा बताओ कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, पहला वाला कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला? तो जो सबसे स्लोवेस्ट होता है उसका टीएस की पोटेंशियल जितनी ज्यादा हाइट की होती है, वही आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये चाहो तो लिख लो कि जितनी पहाड़ी की चोटी ऊपर होगी उसको क्रॉस कर पाना डिफिकल्ट होगा, है ना? तो वो स्टेप उतना ही क्या होगा, स्लो होगा, और स्लो स्टेप रिएक्शन में क्या होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, इसका दूसरा स्टेप रिलेटिवली फास्ट है पहले वाले के स्टेप के रिस्पेक्ट, इसलिए सेकंड स्टेप आरडीएस नहीं है, सेकंड स्टेप आरडीएस नहीं है, इसमें फर्स्ट स्टेप आरडीएस।
ठीक है। तो ये मतलब पहचानना आना चाहिए, इस ग्राफ को देख के ये बोल सकते हैं कि हाँ पहला स्टेप है ना। ये तो हम लोग ने रिएक्शन मैग्नीज को देख के बनाया, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये दे दिया जाएगा और इसी में क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा, है ना। तो आप उसमें इतना तो देखना आना चाहिए हमें। चलो क्लियर है, फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे करेंगे। तो ये आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आगे एक लेक्चर का मैं एक्स्ट्रा ही भेज दिया करूंगा, तो अगर आप लोग लिख सको तो लिख दिया करो थोड़ा सा, बस यहाँ बैठ के समझो आराम से, है ना। या फोटो कॉपी कर लो, निकाल लो, उसी में जो फिल करते हैं, जैसे मैं फिल कर रहा हूँ वही वही आप भी फिल कर लो, नहीं ये काम भी करो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी का